इश्क में भेलै बवाल हिलल मधुबनी जिला। ई लव छियै की काल जरल मधुबनी जिला। एक लव स्टोरी जिसमें बंद हुआ था बिहार। गिरफ्तार हुए थे लालू यादव और रामविलास पासवान। नाकाम मोहब्बत की एक ऐसी बदसूरत दास्तान जिसने ले ली थी 3 लोगों की जान। भीड़ तंत्र के खौफनाक चेहरे की एक ऐसी कहानी जिसमें पूरा शहर धू धू कर जलता रहा। तो बिहार पुलिस, बिहार का मुखिया, बिहार का तंत्र डंका के चोट पर यह भी नहीं कहा कि ये लाश उसका नहीं है। गोली चलवाओगे और लाठी चलाओगे, हत्या करोगे तो हम बैठ के यहाँ हर कीर्तन करेंगे। भीड़ तंत्र के खौफनाक चेहरे की एक ऐसी कहानी जिसमें पूरा शहर धू धू कर जलता रहा और सियासत अपनी रोटियां सेकती रही। कहानी 2012 में घटित मधुबनी गोली कांड की, प्रीति प्रशांत प्रेम प्रसंग की। कहानी एक सिरकटी लाश और उससे उपजे बवाल की। जिंदा रहते जिस नाबालिग प्रेमी प्रशांत का अंतिम संस्कार तक हो गया, जो इस घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई महीनों तक जिसका पूरा परिवार और वो खुद जेल में रहा। गांव के लोग जेल में रहे। घटना के 8 साल बाद प्रशांत आज खुद उठाएगा घटना की एक एक हकीकत से पर्दा। गुस्सा के मेरे ही पे गुस्सा के मोबाइल फेंक के मेरे ही पे फेंक के और वो गुस्सा के चली गई। फोन आया मुझे कि आज किसी भी हालत में मुझे निकलना है तुम्हारे साथ, अगर तुम नहीं निकलोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। 2 दिन बाद 9 सितंबर को मेरा बर्थडे था। इसमें मुख्य रोल है महादेव मिश्रा का। कौन महादेव मिश्रा? वो पूर्व शिक्षक संघ अध्यक्ष। 10 लाख रुपया जगतपति चौधरी, एसपी सौरभ कुमार से लेकर के और थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद तक को दिए हुए हैं। कपड़ा की दुकान में मैं बिलिंग काउंटर पे मैं था। मैं अपना नाम, वो भी मुझे याद नहीं है, शायद से मैं अपना नाम आर्यन रखा था, वो अपना नाम, उसका भी नाम मैं प्रीति नाम चेंज करके एंजल रखा हुआ था। फ़ोन पे वो मुझे नींद में थे, मैं बोला हेलो भैया हम बिट्टू बॉय छी गोड़ लॉय छी। वो नहीं, उनको भी आश्चर्य लग गया कि ये कैसे जिंदा है। के बिट्टू? बोले हम बिट्टू बाज रहा छी। पापा के नाम? बोले राजीव झा। बिट्टू तू जीवै छी? हम कहले हाँ हम जीवै छियै। हम बोले माँ गोड़ लगै छियो। तो माँ मेरी यही स्टेटमेंट दी थी कि आपकी गोड़ लगै छै, आप तो तू बर्बाद कऽ देले। प्रशांत, स्वागत। धन्यवाद। प्रशांत, आज पहली बार आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से कैमरे पर नजर आ रहे हैं 2008 के बाद पब्लिकली, और आज आपके पास मौका है जो समाज में आपके बारे में अवधारणा बनाई गई कि आपको विलेन के रूप में प्रदर्शित किया गया, कि आपके ही कारण जिले में इतनी हिंसा हुई, कुछ लोगों की जान भी गई, हताहत हुए लोग, आपके गांव के लोग परेशान हुए। कहा जाता है कि कई महीनों तक, सालों तक लोग अपने घर में नहीं सो पा रहे थे, कोई क्योंकि पुलिस का दबाव था, केस था। आपके परिवार भी खासा परेशान हुए। कई सालों तक केस मुकदमा चलता रहा, अभी तक चल भी रहा है। तो इन सारी समस्याओं को झेलना, इन सारी एक तरह से कहे आरोपों को झेलना, फिर सामाजिक जीवन में आपको लौटना, और आज के डेट में आप रोजगार में हैं, तो ये सब घटनाक्रम जो हुआ, इस घटनाक्रम के बारे में आपसे सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले प्रशांत, मुझे आप ये बताएं कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई? इस घटना की शुरुआत साल 2011 में हुई और हम और प्रीति एक ही क्लास में इंडियन पब्लिक स्कूल मधुबनी में पढ़ते थे। और वहाँ पे इनके पिताजी का पोस्टेड हुआ। इनके पिताजी डीपीओ थे जगतपति चौधरी, जो मधुबनी में पोस्टेड थे डीपीओ के पद पे। वो अपनी बेटी का एडमिशन इंडियन पब्लिक स्कूल मधुबनी में करवाए। वो आई, स्कूल आई, उसके कुछ दिनों बाद मेरे से बातचीत होना स्टार्ट हुआ। 2012 में ही स्कूल आई थी? 2011 में आई, ठीक है। 2011 में आई, मेरे से बातचीत होना स्टार्ट हुआ। बातचीत होते 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 फिर बात बढ़ते गया, बात बहुत गहराई तक बढ़ते गया। मेरे घर में भी सबको पता था और उसके घर में भी सबको पता था कि जो मतलब प्रीति प्रशांत से बात करती है, और मेरे परिवार वाले को पता था कि प्रशांत प्रीति से बात करती है।
ठीक है। और इस घटना में उसके बाद ये हुआ कि जो एक दिन ऐसा आया जो मतलब हम ऐसे ही स्कूल से घर आ रहे थे, घर पहुँचे तो इसका जो मतलब जो भी प्यून लेने के लिए आता था वहाँ पे स्कूल पे, वो नहीं आ पाया था। तो मुझे पता लगा कि शायद से लेट हुआ है, तो मैं गया देखने के लिए। उस दिन मैं घर पे अकेले था, मेरी दादी और मेरे बाबा दोनों अपने मतलब जो ससुराल गए हुए थे, मेरे दादाजी अपने ससुराल गए हुए थे, उनके साले के बेटा का शादी था, उसमें गए हुए थे। उसी दिन मैंने फ़ोन उसको पहले रिसीव किया, उसके बाद मैंने बोला क्या जो तुमको मैं घर तक छोड़ देता हूँ। बाइक से रिसीव किया? हाँ, बाइक से रिसीव किया, मैं घर तक उसको छोड़ा। उसके बाद उसके घर के थोड़े पीछे तक छोड़ के मैं फिर रिटर्न वापस आ गया। 2012 की घटना है ये 2011 की ही घटना है, सॉरी 2012 की घटना है, ये अप्रैल की, ठीक है, 24 अप्रैल की ये घटना है 2012। और मैं उसको घर पे छोड़ा। उसके बाद मैं घर पे आया और मैं बात किया। उसके बाद वो मुझे बताई कि जो मतलब आज मेरे पापा कहीं जा रहे हैं शादी में, तो मैं भी उसको बोला कि मैं भी अकेला हूँ। तो वो बोली मुझे जो ठीक है तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। तो मुझे थोड़ा डर लगा कि मैं इसको कैसे अपने घर पे लाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर हिम्मत करके मैं इसको अपने घर पे लाया, घर पे रखा। रात में आई तकरीबन मैं 4 साढ़े 4 बजे मुझे बात हुई कि मैं तुमको आज घर पे लाऊंगा। और मैं ये तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे शाम में उसके घर पे गया और उसको मैं अपने घर पे लेके आया और वो मेरे घर पे रुकी। मैं फिर आगे से गेट में ताला मार के और मैं कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर निकला। उसके बाद मैं खाने पीने का सामान लेके आया, अंदर घर में आ गया, मैं गेट लॉक कर दिया। उसके बाद रात भर मैं घर में रहा। 3-4 बार उसके पिता के जी के प्यून, जगतपति चौधरी के प्यून 3-4 बार पता करते करते मेरे घर तक आ रहे थे, लेकिन उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था मेरे घर का, वो वहाँ से रिटर्न हो रहे थे। फिर वो कहीं ना कहीं से सुबह में उनको पता चला, वो डायरेक्ट मेरे लोकेशन घर पे पहुँच गए। घर पे पहुँचे तो हम बाहर में मतलब जो मेरे सामने में जो रहते थे, वो मुझे, मेरा गेट लॉक था, वो नॉक किए मुझे, जो कोई बाहर में तुमको खोज रहा है। नॉक किए, मैं समझ गया कि मतलब जो उनका प्यून होगा, मेरे माइंड में आ गया कि उनका प्यून होगा। मैं प्रीति को साइड करके, घर से साइड करके, किचन का 2 गेट था, गेट के इधर करके और मैं प्रीति को बाहर कर दिया। उसके बाद मैं बाहर गया तो उनके प्यून मेरे से बात किए, बोले क्या जो आप थोड़ा प्रीति के मम्मी से बात कर लीजिए। तो मैंने बात किया, मैं उनको बोला आंटी नमस्ते। तो हाँ नमस्ते, बेटा तुम्हारे पास है क्या प्रीति? मैं बोला नहीं मेरे पास नहीं है, मुझे भी 7 बजे कल शाम से फ़ोन ऑफ आ रहा है, मेरे पास नहीं है। झूठ बोला आपने? हाँ, क्योंकि वो जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, वहाँ पे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, मारपीट किया जा रहा था, जो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, क्योंकि हम बहुत लो क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे थे इसलिए, और वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी इसलिए। तो वो जाना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। उसके बाद उनको लगा, उनके प्यून को लगा जो शायद से ये अपने घर में छिपा के रखा हुआ है। ये 3-4 प्यून थे, ये 3-4 प्यून मेरे घर में घुसे अंदर और पहले सब घर का छान मारे। उसके बाद लास्ट में वो गेट जो खुला था, जिस गेट से मैंने उसको बाहर किया हुआ था, उस गेट से वो पीछे देखे तो वो खड़ी थी, वहाँ से ये खींचना चाहे लेकिन वो जाना नहीं चाह रही थी। लास्ट में वो गुस्सा के मेरे ही पे गुस्सा के मोबाइल फेंक के मेरे ही पे फेंक के और वो गुस्सा के चली गई। शांत, आप जो प्रीति को लेकर के आए थे पहले अपने घर पर, तो वो आपसे मिलने के लिए उस दिन आई थी या आपके घर पे रहने के लिए आई? मेरे घर पे रहने के लिए आए थे। तो क्या आप जो उस रात आपके घर पे रुकी, तो क्या आपके परिवार के लोगों को पता था कि आपके घर पे रुकी रही? नहीं, मेरे किसी को पता नहीं था मेरे घर में जो मेरे यहाँ वो है। परिवार के किसी भी सदस्य को पता नहीं? किसी भी सदस्य को नहीं पता था जो मेरे यहाँ वो है। आपके घर पे प्यून वगैरह आकर के हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं? बस उसके बाद मेरे सामने वाले जो फ्लैट में रह रहे थे, वो मेरे दादाजी को फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे बात हुई है और वो प्यून लोग आया हुआ था, हल्ला किया है और उसको लेके यहाँ से गया है। तब मेरे घर में पता चला, मेरे गार्जियन को, मेरे पिताजी उस टाइम में दिल्ली गए हुए थे, मेरी माँ का ऑपरेशन था, वही चेकअप करवाने के लिए एम्स में गए हुए थे मेरे पिताजी, और मेरी
माँ वहाँ गई हुई थी और हम दादी और मेरे बाबा दोनों वहाँ पे थे, अपने मतलब बाबा अपने ससुराल में थे। वहाँ फ़ोन गया तो वहाँ पे पता चला जो ऐसे ऐसे बात हुई है। तो मैं उस दिन वहाँ से फिर निकला तो मैं अपने गांव आया अरेर। यहाँ पे अरेर आया, अरेर में आके मैं अपने दोस्त से मिला और उसको लेके मैं मधुबनी गया। मैं वहाँ से फिर फ़ोन किया अपने भाई के नाम से, जो मैं शशांक बोल रहा हूँ। सो आंटी क्या सब हुआ है? तो वो बोली जो ऐसे ऐसे जो बेटा आपका भाई मेरी बेटी को ले गया था और मतलब जो नहीं बता रहा था और जो कि आप ही के घर से निकला है। तो मैं ही खुद मैं पूछा भाई बन के, जो क्या आंटी आप केस करना चाहती हैं क्या? तो वो बोली कि नहीं मैं केस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं केस करूँगा। ये अप्रैल की घटना है। ये अप्रैल की घटना है। उसके बाद मैं वहाँ से, मेरे पिताजी को पता चला दिल्ली में, तो मेरे पिताजी वहाँ से टिकट करवाए और मुझे भी दिल्ली बुला लिए। मैं वहाँ से दिल्ली चला गया। मैं दिल्ली में अप्रैल 29 को गया था मैं। उसके बाद मई 20 को मैं रिटर्न हुआ हूँ दिल्ली से, क्योंकि मेरा उस टाइम में टेस्ट होने वाला था, पेपर होने वाला था स्कूल में, मैं इसलिए रिटर्न हुआ। और मैं फिर 19 या 20 मई को मैं वापस दिल्ली से मैं मधुबनी आया और शायद से 22 या 23 मई से पेपर स्टार्ट होने वाला था। तो वही पेपर मैं देने के लिए आया। उसके बाद उसी टाइम वो एक उसके क्लास में मेरा एक फ्रेंड था, उससे वो मतलब जो हम दोनों का जो सेक्शन जो था सो अलग था। हम डी में थे, वो ई में थी। तो वो उसके थ्रू मैसेज भेजवाई, जो बोलो उसको जो मेरे पास मोबाइल नहीं है बात करने के लिए, सो हमको मोबाइल दे। मैं उसको मोबाइल भेजवाया, मोबाइल दिया। फिर मेरा उससे बातचीत होना स्टार्ट हुआ नॉर्मल। मेरे पिताजी लोग को भी पता था कि मैं बात करता ही हूँ और सब कुछ पता था, सबको पता था। और उसके भी घर में सबको पता था कि वो मेरे से बात करती है। बजाबते उसके भाई नीरज, उसको भी पता था कि जो वो मेरे से बात करती है। और एक दिन स्कूल में ऐसा भी हुआ था कि जो मोबाइल वो लेके आया हुआ था और उस मोबाइल का मतलब चेकिंग हुआ स्कूल में, तो वो मेरे ही दोस्त को, मेरे ही फ्रेंड को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी का नाम मैं सोशल मीडिया पे मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि किसी का नाम मैं उछालूंगा, वो बहुत का नाम उछाल दी, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं उछालना चाहता हूँ। तो मेरा ही एक फ्रेंड, उसका मोबाइल, मेरे ही फ्रेंड को वो मोबाइल दिया रखने के लिए, जो तुम रखो और मेरे थ्रू जो तुम रखो, और मुझे जाने के बाद मैं जब यहाँ से जाऊँगा स्कूल से तो मुझे तुम दे देना। उस टाइम भी वहाँ पे बहुत हंगामा हुआ, मारपीट भी हुआ, उसको मोबाइल दे दिया गया। उसके बाद वहाँ से फिर वो घर पे गया, घर पे से मुझे अपनी बहन से फ़ोन करवाया, जो ऐसे ऐसे मुझे मारपीट किया गया है। तो मैंने बोला कि जो रियलिटी है उस चीज़ पे अगर मारपीट किया गया होगा, हम तो बीच बचाव में ही थे, ना हम अपने फ्रेंड के साथ थे साइड थे, ना हम अपने इनके साइड थे, हम बीच बचाव में थे। और दोनों को साइड किए और दोनों अपने घर निकले और हम लोग अपने क्लास चले गए, अपने क्लासरूम में चले गए। उसके बाद जब धीरे धीरे बात होते आगे बढ़ता गया, सितंबर 4 तारीख को मुझे ऐसे ही, मैं स्कूल से आया, वो भी स्कूल से आई, मुझे फ़ोन वो पहुंची मेरे से पहले, क्योंकि उसका गाड़ी आता था लेने के लिए, मैं साइकिल से जाता आता था। उस टाइम में मैं साइकिल से आता जाता था। उस टाइम में मेरा घर स्टेडियम रोड से चेंज होके BN झा कॉलोनी मधुबनी में चला गया था, ठीक है। वहाँ मैं साइकिल से आता जाता था। जब मैं घर पहुँचा तो मैं अपना मोबाइल देखा खोल के, तो मिस कॉल था उसका, तो मैं फ़ोन किया ऐसे ही नॉर्मली मेरा बात हुआ। उसके कुछ ही देर बाद वो मतलब जो फ़ोन काटी, उसी के कुछ देर बाद वो मुझे फ़ोन करती है रोके, जो मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अब तुम यहाँ से ले चलो। मैं बोला कि मैं कहाँ ले जाऊँगा, अभी मैं कहाँ ले जाऊँगा, मैं पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हूँ, तू भी पढ़ने लिखने वाली स्टूडेंट, मैं अभी कहाँ ले जाऊँगा तुझे। तो नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, अगर नहीं ले जाओगे तो मेरे से बातचीत बंद हो जाएगा। मैं बोला अच्छा ठीक है, बातचीत बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कहाँ तुमको ले जाएंगे, मेरा बैकग्राउंड एकदम ख़राब है, मैं कहाँ तुमको लेके जाऊँगा। तो ठीक है, तुम नहीं ले जाओगे तो मैं बातचीत बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा घर चेंज हो रहा है। मैं बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारा घर चेंज हो रहा है तो तुम वहाँ जाओगे, अगर बातचीत होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं।
उसके बाद इसका घर 7 तारीख को चेंज हुआ, 7 सितंबर 2012, ठीक है। उस दिन इसका घर चेंज हुआ। घर चेंज हुआ तो उस दिन फिर ये मुझे फ़ोन की। स्कूल हम गए, स्कूल में नॉर्मल रहे, फिर घर गए, घर पे फ़ोन आया मुझे कि आज किसी भी हालत में मुझे निकलना है तुम्हारे साथ, अगर तुम नहीं निकलोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो मैंने डर से मैं बोला कि मैं अपने घर में बताया भी नहीं क्यों, और मेरा 2 दिन बाद 9 सितंबर को मेरा बर्थडे था, और उस दिन मेरी दादी माँ, उसी दिन मेरे पिताजी सुबह में ट्रेन ये शहीद एक्सप्रेस से दिल्ली गए थे। मेरी मदर का ऑपरेशन होने वाला था आरएमएल में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। ऑपरेशन का टाइम हो गया था, ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो ये लोग सुबह में ही निकल गए थे। तो फिर मुझे फ़ोन आया तो मैं बोला कि जो देखो मेरे पास पैसा है नहीं। तो ये मुझे बोली कि मेरे पास एक वो है लॉकेट पहनती थी, वो बेच दो तुम। तो मैं बोला जो उसका कितना दाम देगा, तो जितना भी दाम देगा तो तुम बेच दो। वो मैंने गया बेचने के लिए, तो वो 500 रुपया एटेंडम, मुझे 500 रुपया मुझे दिया। मैं उसे एटेंडम 500 रुपया लिया और मैं वहाँ से निकल गया। मैं वहाँ से निकला, मेरे साथ एक मेरा मित्र और एक मित्र था, वही मुझे वहाँ से मैं इसको तभी तक उसका चेंज ही हो रहा था मकान, जो कि ये पहले प्रोफेसर कॉलोनी में रह रही थी वर्तमान, और उसके बाद वो जा रही थी मतलब जो यहाँ राम जानकी कॉलोनी, जहाँ प्रेजेंट में अभी होटल अतिथि है। रूम खाली ही हो रहा था, तभी मैं उसको रिसीव करने के लिए गया। उसके बाद मैं उसको रिसीव किया, रिसीव करके मैं बस स्टैंड लाया। बस से मैं पहले मुजफ्फरपुर गया। मुजफ्फरपुर जाते जाते वहाँ पे मैं जब रिसीव किए उसको, तो उस समय में उनके परिवार के सदस्य लोग देख नहीं रहे थे? कोई नहीं थे। वो मैं उसको वहाँ से, मैं उसके घर से रिसीव नहीं किया हूँ उसको। मैं प्रेजेंट में अभी जहाँ अभी संजय ठाकुर का क्लिनिक है प्रोफेसर कॉलोनी में, मैं वहाँ से रिसीव किया था। अकेले आई थी वो अकेले आई थी। साथ में कुछ लाई भी थी? साथ में वो एक पर्स था, उसमें 2 चेन था और कुछ नहीं था। बताया जाता है घर से बहुत सारे रुपये और गहने लेकर के निकली थी वो। कुछ भी नहीं, बस 2 चेन लेके निकली हुई थी। और ये भी बहुत मीडिया में, बहुत सोशल मीडिया में हंगामा हुआ, और वो उनके पिताजी जगतपति चौधरी ये भी बोले कि 3 लाख रुपया कैश भी मेरी बेटी लेके गई। कैश और बहुत सारे गहने, जिसके बाद आप लोग विभिन्न राज्यों में घूमे, ये भी बातें सामने मीडिया में आई थी। इसकी सच्चाई क्या है? ये मैं बता रहा हूँ कि इसकी सच्चाई ये है कि जो मैं 2 बस चेन लेके वो निकली हुई थी, एक भी कैश लेके नहीं निकली हुई थी। वही 500 रुपये बस, जो एक वो लॉकेट जो था, वो लॉकेट का अब जितना भी कॉस्ट हो, मुझे 500 रुपया मिला था। वही 500 रुपये से मैं मुजफ्फरपुर गया बाई बस। उसके बाद आपके पास और रुपए नहीं थे? नहीं थे मेरे पास। बस अपने घर से भी नहीं ले गए थे रुपए? मैं अपने घर से एक भी रुपया लेके नहीं गया। आगे का सफर? आगे का सफर वही 500 रुपये से मैंने मुजफ्फरपुर पहुंचा। मुजफ्फरपुर में मेरे पास बच गए थे सिर्फ 50 रुपये। पहुंचते पहुंचते मैंने रात में स्टेशन पे गुजारा। सुबह में मैंने सोचा कि यहाँ कोई चेन एक बेच लेता हूँ। गया, मैंने पूछते पूछते, मैं मतलब जो जहाँ सोना वोना बिकता है वहाँ मैंने गया, पूछते पूछते वहाँ गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो माहौल काफ़ी गंदा था। तो मैं 2-4 दुकान पूछा, तो वो स्लिप मांग रहा था कि कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। उस लोग को भी डाउट हो रहा था कि कहीं से ये लोग भाग के जा रहे हैं। तो उस पर होलोग्राम लगा हुआ था अलंकार ज्वेलर्स पटना का। तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था, मुजफ्फरपुर में चेन नहीं बिका। फिर हम लोग बैक वहाँ से फिर स्टेशन गए, ठीक है, मुजफ्फरपुर स्टेशन। हाँ, वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल बेचा एक लिट्टी वाले के हाथ से। कितने में? 350 में मैंने अपना मोबाइल बेच दिया। वही 350 रुपये से मैं 120 260 कितना हो गया, 240 का टिकट कटवाया, जो कि जनरल का टिकट कटवा के मैं रांची गया, ठीक है। रास्ते में रात भर में वो जितना भी खर्चा हुआ हो, सुबह मेरे पास 50 रुपये फिर बच गए थे रांची पहुंचने टाइम। उस दिन मेरा बर्थडे था, 9 सितंबर को आपका बर्थडे था तब। और अब तक लगभग 24 घंटे से अधिक बीत चुके थे आप लोगों के घर से निकले हुए। हाँ। उसके घर से कॉल आपके नंबर पे या उसके नंबर पे, या आपके घर से कॉल? मेरे नंबर पे, मेरे पिताजी के नंबर पे उनकी माँ फ़ोन की रोते हुए। तो मेरी माँ को लगा जो वो फ़ोन कर रही है। मेरी माँ मतलब जो बोली, जो वो हम उसको लेके तो नहीं जा रहे हैं। तो नहीं, जब बाद में पता चला कि जो उसकी माँ जब खुल के बोली जो ऐसे ऐसे बात है,
तो मेरी माँ बोली कि हम ट्रेन में हैं और हम जा रहे हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, मुझे कुछ बात पता नहीं है। उसके बाद फ़ोन रख दिया गया और मेरे पिताजी बैक फ़ोन किए मेरे चाचा को, गार्जियन को, यहाँ पे जो थे उनको फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है। वो आपको रात भर मतलब जो कुछ नहीं किए, उनको लगा जो कहीं लेके गया होगा, घुमाने लेके गया होगा, वो फिर वापस लेके आ जाएगा। तो वो फिर वापस तो लेके मतलब जो सब यही सोच रहा था कि वापस लेके आ जाएगा। दादी भी मेरी भर रात जगी रह गई, क्योंकि मैं हमेशा मतलब 30 दिन का महीना होता है तो 15 दिन मैं बाहर रहता था। तो उसमें वही दादी को डाउट हुआ कहीं घुमाने लेके गया होगा फिर वापस लेके आएगा। दादी भर रात जगी रह गई। सुबह में वही चाचा फिर आए मेरे घर पे और मेरे ही नाम से, जो मेरा निक नेम है बिट्टू, बिट्टू बिट्टू हल्ला किए। तो मेरी दादी निकल के आई, बोली जो मैथिली में अपने शब्द में, ये कहाँ एलै से राइते कल 4 बजे निकलल से कहाँ एलै। उसके बाद वो ऊपर आए तो वो पूरा कहानी बताए कि वो ऐसे ऐसे उसको लेके निकल गया है। सो मतलब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता। यही सब बात चल ही रहा था कि जगतपति चौधरी के 4 प्यून मेरे घर पे पहुँचे। मेरे दादाजी थे वहाँ पे, मेरे एक चाचा थे। तो वो बोले क्या जो आपको साहब बुला रहे हैं ऑफिस पे। तो मेरे दादाजी गए। मेरे दादाजी को डर हो रहा था। ऑफिस मधुबनी? हाँ, मधुबनी ऑफिस पे बुला रहे थे। तो गए ऑफिस पे तो बोले जो आप रिकवरी कराइए, नहीं तो मैं आप पे केस करूँगा। तो मैं तो घर में किसी को बता के ही नहीं गया था कि मैं जा रहा हूँ। अगर मैं बता के जाता तो इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा जो कुछ भी हुआ आज मधुबनी में, वो कुछ भी होता क्या? कुछ भी नहीं होता। मैं किसी को कुछ नहीं बताया, मैं अब निकल गया, ऐसे ही निकल गया। मेरे दादाजी को बार बार फोर्स किया जा रहा था यही चीज़, जो मतलब जो आप रिकवरी कराइए, नहीं तो मैं केस करूँगा। तो मेरे दादाजी बोले जो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ठीक है आप जाइए अभी। उसके बाद इसमें मुख्य रोल है महादेव मिश्रा का। कौन महादेव मिश्रा? वो पूर्व शिक्षक संघ अध्यक्ष महादेव मिश्रा, उसमें मुख्य रोल है उनका। वही 11 तारीख को मेरे दादाजी के नाम पे FIR, मेरे चाचा के नाम पे FIR, मेरा दोस्त सुदर्शन जो कि उसका कोई भी गलती नहीं था उसके नाम पे FIR, मेरे पे FIR, और क्या बोलते हैं जो 2 4 5 को उठाया भी गया। उन्होंने FIR क्यों करवाया? जगतपति चौधरी थे प्रीति के पिता। हाँ, तो उन पे बिलीव था कि ये जो बोलेंगे ना वो सत्य बोलेंगे, इनको सब कुछ पता है। मेरे दादाजी का नाम चंडेश्वर झा है, चंडेश्वर झा के बारे में इनको सब कुछ पता है। तो ये सत्य, उससे पहले मेरे दादाजी का नाम भी पता नहीं था जगतपति चौधरी को कि मेरे दादाजी का नाम क्या है। तो वही बताया जो जगतपति चौधरी को, जो चंडेश्वर झा उनका नाम है। और ये भी नहीं पता था कि मेरा घर अरेर है, इतना तक भी नहीं पता था कि मेरा घर अरेर है। और वो सब कुछ बताए। मेरे पे केस हुआ, मेरे दादाजी पे केस हुआ, मेरे चाचा पे केस हुआ, मेरा एक भाई भी है और दोस्त भी है सुदर्शन, उस पर भी केस हुआ। जो कि केस में सबको जेल जाना पड़ा। तीनों को मतलब जो तीनों, मेरे दादाजी तो आत्मसमर्पण किए, मेरे चाचा आत्मसमर्पण किए, और सुदर्शन को गिरफ्तार करके लाया गया थाना। फिर उसको छोड़ा गया, संदेह के आधार पे उठाया गया था, फिर उसको छोड़ा गया। फिर उसको जाके रात में 12 बजे उठाया गया, और 12 बजे रात में उठा के उसको यहाँ पे लाया गया मेरे घर पे, और यहाँ अरेर पूछताछ करने के लिए। और पुलिस उसको जो टॉर्चर किया, वो मुझे जो बताया, वो 1 गिलास पानी पीने के लिए भी जो मांग रहा था, तो उसको लात घूसे से, पानी पीने के बदले में उसको लात घूसा मिल रहा था। क्या यही होता है क्या? ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए ना। जितने एज के हम हैं उतने ही एज के वो था, और हम माइनर थे उस टाइम में। और पुलिस प्रशासन का रवैया, ये भी बाद में मुझे पता चला कि 10 लाख रुपया जगतपति चौधरी, SP सौरभ कुमार से लेकर के और थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद तक को दिए हुए हैं,
जो इसके पूरा परिवार को तहस नहस कर देना। और लक्ष्मण प्रसाद उस टाइम में मेरे दादाजी रिटायर कर गए थे, और मेरे दादाजी को जब पकड़ने के लिए मतलब जो रेड मारा मेरे घर पे, तो मेरे दादाजी जो नहीं मिले, उसके बाद जब जो मेंटली टॉर्चर किया गया, तो मेरे दादाजी को ये भी बोला गया कि तुम्हारा पेंशन बंद करवा देंगे हम। और काफ़ी मेंटली टॉर्चर किया गया, जिसके वजह से आज भी वो अपना पूरा पिछला सब कुछ भूल गए हैं। और मेरे चाचा को मारपीट किया गया, मेरे दोस्त सुदर्शन जो कि मेरा भाई भी है, उसको मारपीट किया गया, तीनों आदमी को जेल भेजा गया। उसके बाद सबका ये हुआ, जो मतलब जो सब अपने अपने घर में था, जो कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, सब अपने शोक में थे, जो कहाँ लेके चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद अक्टूबर शायद 10 अक्टूबर को पता लगा कि कहीं सिरकटी लाश मिली है। वो भी कहाँ, कहीं नहीं, वो ककना पुल के नीचे में। तो मेरे ही गांव के 2-3 आदमी गए, उनको डाउट हुआ, जो शायद मैं से जो मेरे ग्रामीण का ही कहीं ये कुछ करके जो मतलब जो कुछ किए हैं, तो वो कहीं मरवा के मतलब जो फेंकवा दिए हैं। लाश सिरकटी लाश थी। तो उसके बाद वो आया, मेरे ग्रामीण आए, वहाँ पे बैठे। मेरी दादी को बोले कि आप चलिए, आप पहले लाश पहचानिए। तो लाश पहचानने के बारे में वो बोल दी कि मैं पहचान ही नहीं रहा हूँ। जब तक सिर नहीं रहेगा तब तक कैसे कोई पहचान पाएगा कि कौन है क्या नहीं है। दादी बोली? हाँ। कहा तो ये जाता है कि दादी ने जिद कर दिया था कि ये मेरे पोते का ही लाश है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, जब उसके बाद फिर ये लोग पूरा माहौल धीरे धीरे हाईलाइटेड होते गया कि जो प्रशांत को मार दिया गया है, और प्रशांत मतलब जो प्रशांत को जगतपति चौधरी ने मरवा दिया है, और वो मतलब जो फरार है, ये है वो है, सब मतलब जो पूरा जितना स्टूडेंट यूथ सब एकदम उतर गए रोड पे। और 11 अक्टूबर को मेरे अनशन पे आपके परिवार के सदस्य खुद स्वतः बैठे थे, या किसी दल या किसी राजनीतिक पार्टी CPI, राजद, 2 पार्टी के छात्र संगठन, छात्र संघर्ष समिति भी शामिल थी उसमें, प्रोटेस्ट में शामिल थे। छात्र संघर्ष, उन्हीं लोगों के दबाव के बाद आपके परिजन आगे आए, या परिजन आगे आए, उन्हीं के दबाव से मेरे परिजन आगे आए और बैठे। उसके बाद आपको मतलब जो प्रोटेस्ट किए, मेरे वहाँ पे बैठे, आगे आए वहाँ पे। उसके बाद अनशन हुआ। दूसरा दिन, नेक्स्ट डे मधुबनी में, उस दिन मेरे दादाजी का और चाचा का और सुदर्शन का बेल होने वाला था। बेल ग्रांट होने ही वाला था कि पूरा एकदम मेरी दादी वहाँ पे सब बोल रहा था कि मुझे लाश दे दिया जाए। और मेरी दादी और मेरी बुआ लोग आई और पैर से और कपड़ा से बोली कि जो नहीं, मेरे ही पोता का लाश है। मेरी दादी बोली जो मेरे ही बेटा पोता का लाश है और मुझे दे दिया जाए। तभी भी नहीं दिया गया। तो उसके बाद ये युद्ध इतना बड़ा जो हंगामा हुआ। प्रशांत, अभी तक जो घटना हुई थी, जिस दिन की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उस दिन का जो घटनाक्रम था या उसके एक दिन से पहले का जो घटनाक्रम था, उस चीज की जानकारी अब तक आप तक नहीं पहुंची थी? नहीं पहुंची थी। ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। आपको किसी फोन पे या किसी तरह की बात? किसी से नहीं, मुझे किसी से नहीं। जहाँ तक कि वो आयोग में जो आयोग ये कांड का जो मधुबनी न्यायिक जांच आयोग जो बैठा हुआ था, उसमें मैंने कुछ भी अगेंस्ट में नहीं बोला। लेकिन प्रीति ये बता दी उस आयोग में जो प्रशांत को अपने फैमिली से बात होता था और प्रशांत के मतलब जो गांव के भी आदमी से बात होता था, जो कि मुझे किसी से नहीं बात होता था। मुझे किसी से बात नहीं होता था, ना कि प्रीति को भी किसी से अपने उसके फैमिली से बात होता था। ये भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ।
आपको मधुबनी में जो घटनाक्रम हो रहा था उसके बारे में ना सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी ना? कुछ नहीं, मैं 12 तारीख 13 को मैं ऐसे ही निकला, मैं घर से निकला, ऐसे ही मैं घूमने के लिए निकला। आप रांची के बाद फिर कैसे अपना आगे सफर तय किए थे, कर रहे थे? मैं रांची में रहा, मैं 9 को रांची रहा, मतलब 7 को मैं मुजफ्फरपुर में रहा, रात को 8 को मैं निकला रांची के लिए, 9 को पहुंचा, 9 को मैं रात रांची रहा और 10 को मैं फिर निकल गया जम्मू तवी के लिए। जम्मू तवी में मैं 3 दिन रहा। फिर वहाँ जम्मू तवी आप 3 दिन रहे या जम्मू तवी का सफ़र किए, पैसे कहाँ से आए? तो मैंने रांची में मैंने एक चेन बेचा, ठीक है, जो 2 चेन लेके आई थी, एक चेन बेचा मैं, जो एक चेन 29,000 में 29,700 रुपये में एक चेन बिका था, ठीक है, वो रांची में बिका था। उसका हम लोग जो मार्केटिंग करना था, वो मेरा बर्थडे था तो उसको गिफ्ट देना था, तो वो मुझे जो कुछ भी दी वो भी अपना मार्केटिंग की। उसके बाद हम लोग होटल गए, होटल में खाना खाए और मेरा उतना एज नहीं था जो मेरे पास कोई प्रूफ था जो हम होटल लेते, क्योंकि अब हर एक होटल में मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ भी प्रूफ नहीं था, तो मुझे होटल नहीं मिला रहने के लिए। मैंने रांची में स्टेशन पे अलग अलग रूम लेके, वेटिंग हॉल लेके, रूम लेके, वेटिंग रूम लेके, अलग अलग वेटिंग रूम लेके मैंने रहा। और अगले दिन मैंने वहाँ से जम्मू तवी के लिए मैंने पता किया कि जो मतलब मैं इसी से पूछा, प्रीति से पूछा कि जाना कहाँ अब आगे, तो बोली अब जहाँ चलो तुम। तो मैं देखा ट्रेन, पता किया तो जम्मू तवी का ट्रेन उस टाइम में चलने वाला था, तो मैं गया। मैं पता किया ट्रेन के बारे में, तो जम्मू तवी में का ट्रेन 1 घंटे में आने वाली थी, तो मैं उसका टिकट कटवाया। उसका टिकट कटवा के मैं फिर ट्रेन आई, ट्रेन में बैठा, मैं वहाँ से निकला, मैं जम्मू तवी। जम्मू तवी मैं पहुँचा आपको 12 तारीख को मैं पहुँचा, 13 को मैं वहाँ पहुँचा जम्मू। हाँ नहीं, 13 सितंबर, हाँ 13 सितंबर को मैं जम्मू पहुँचा। वहाँ से मैं यहाँ आया, मतलब जो जम्मू से मैं पता किया कि कैसे क्या होटल मिलता है। तो वहाँ पे जम्मू स्टेशन पे बताया गया कि आप जाओ बाहर, आपको ऑटो वाला होटल मर्ज किया रहता है, होटल वाले से आप जाओ, बोलना मुझे होटल लेना है, वो आपको लेके चला जाएगा होटल पे। वहाँ मैं गया तो होटल का नाम MC डुएल्स था, होटल MC डुएल्स। वो वहाँ किसी उस जगह के वो शायद से हाई रैंक्ड ऑफिसर थे, उन्हीं का वो होटल था। जब मेरा एंट्री हो गया उसके बाद वो मेरे से प्रूफ मांगे, जो कोई आप प्रूफ दीजिए। तो मैं बोला कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है भैया। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं। तो मैं वहाँ पे 2 दिन ठहरा, 2 दिन वहाँ पे मैं ठहरा। उसके बाद वहीं पे मैं एक चेन, जो दूसरा चेन था, वो मैं 39,000 में मैं वहाँ पे सेल कर दिया। फिर मैं वहाँ से मैं आपको 16 तारीख को मैं जम्मू से निकला दार्जिलिंग के लिए। मैं जम्मू से दार्जिलिंग के लिए निकला 16 को मैं जम्मू से दार्जिलिंग के लिए निकला। वहाँ से मैं दार्जिलिंग गया तो मैं 18 को मैं दार्जिलिंग पहुँचा। वहाँ पे मैंने होटल माउंट मेरिडियन बुक कराया हुआ था, यहीं पे जलपाईगुड़ी में। मैं वहाँ पे गया, 17 को मैं वहाँ पे पहुँचा दार्जिलिंग। मैं होटल में गया, वो भी थी मेरे साथ। हम लोग होटल में रुके। होटल के जस्ट सामने में दुकान था, एक मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले थे, वो दुकान कर रहे थे वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही गया वहाँ, ऐसे ही बातचीत करने के लिए। तो मेरे भाषा से समझ गए कि ये बिहारी है शायद, तो हमसे पूछ दिए कि तुम बिहारी हो? हम बोले हाँ। तो कहाँ से हो? हम बोले हम मधुबनी से हैं। तो यहाँ हम बोले ऐसे ही आए हैं, हम शादी, मतलब भाग के शादी करना चाहते हैं। आप बोल दिए उनको? हाँ। नाम क्या था उनका? तो उनका नाम याद नहीं है मुझे, अब उतना याद नहीं है उनका नाम क्या था। तो मैं उनको बता भी दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि जो घर पे पता है आपके? मैं बोला नहीं, घर पे अगर पता रहता तो मैं घर पे ही रहता, यहाँ क्यों मैं भाग के आता, तब तो मैं घर पे ही रहता ना। तो वो मुझे बोले जो आप इतना दिन होटल में रहोगे, 5 दिन बुक करवाए होटल, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम रहेंगे यहाँ पे इतना दिन, के कहाँ से आप एफर्ट कर पाओगे। तो मैं उन्हीं को बोला कि भैया आप एक काम करो, जो मुझे कोऑपरेट कर दो, कहीं रूम दिला दो मुझे और कहीं जॉब दिला दो। तो उन्होंने ही मुझे कोऑपरेट किया और मुझे एक रूम दिलाया
5 दिन मैं होटल में रहा। उसके बाद मुझे एक रूम दिलाया, उस रूम का किराया था 1200 रुपये पर मंथ। तो मैं रूम गया देखने के लिए, रूम में देखा और मुझे पसंद आ गया रूम। मैं रूम ले लिया, सब कुछ सामान सब कुछ ले लिया, A to Z सामान, जो कुछ भी खाना पीना बनाने वाला सोने वाला सब कुछ A to Z सामान मैं खरीद लिया। उसके अंदर रहने के पर्पज़ से वहाँ मैं यहाँ पे घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कुछ नहीं मतलब था। मुझे कुछ दिमाग में मेरे ये हो रहा था कि मैं घर पे क्या फ़ोन करके बोलूँगा कि मैं लड़की लेके भाग गया हूँ। इसके चक्कर में मैं घर पे फ़ोन नहीं कर रहा था, जो कि पूरा सोशल मीडिया में ये बात पता। ललन टॉप जो अपना न्यूज़ निकाले हैं, जो कि यूट्यूब पे डाले हैं, वो तो बहुत ऐसा बात सब बोले हुए हैं कि जो एक साथ उनको गांव में देखा जाता था मिलते हुए, जो कि उसका गांव मेरा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, उसका सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, उसका गांव बनगांव महिषी है सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, मेरा गांव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अरेर है। और वो ललन टॉप वाले बता रहे थे कि नहीं वो एक ही गांव के थे, उनको खेत में घूमते हुए देखा जाता था और एक मतलब जो गले में गले मिल के देखा जाता था। तो बहुत फेक न्यूज़, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत फेक न्यूज़ चला, लेकिन मैं किसी पे ध्यान नहीं दिया। मैं क्लेम करना चाहता तो आज के डेट में ललन टॉप भी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर मैं क्लेम करना चाहता तो उनका भी क्या होता क्या नहीं होता वो तो आगे उनको जानना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचा चलो कोई बात नहीं है, जिसको जो सोचना है जो बोलना है बोलने दो। फिर मैं यही बात था जो मैं किसी को नहीं बताया था जो मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद मैं रूम में शिफ्ट हो गया, जॉब करना स्टार्ट किए? जॉब करना स्टार्ट कर दिया। क्या चीज़ की नौकरी कर रहे थे? मैं वहाँ पे एक कपड़ा की दुकान में मैं बिलिंग काउंटर पे मैं था। मैं बिलिंग काउंटर पे मैं बिलिंग करता था। कितना रुपया महीना बताया गया था? 6,000 रुपये मुझे महीना बताया गया था कि आपको 6,000 रुपये महीना मिलेगा। कितना दिन काम किया वहाँ पे? मैं मात्र 3 दिन काम किया। उस पे भी वो प्रीति का मन नहीं लग रहा था, उसी के मतलब जो कहने पे मैं काम छोड़ दिया, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे अकेले तुम नहीं रहते हो, तुम दिन भर काम पे चले जाते हो, मुझे डर लगता है, मैं नहीं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर मैं काम छोड़ दिया। बाद में धीरे धीरे पैसा का शॉर्टेज होने लगा। उसके बाद एक दिन मैं सोया हुआ था, मुझे खुद सपना में आया कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो मैं सोचा जो एक बार पापा को फ़ोन किया जाए। पापा का फ़ोन स्विच ऑफ। मेरे चाचा एक हैं जो अभी प्रेजेंट में अभी रहिका PHC में भी पोस्टेड हैं और अंधरा अठारी में भी PHC में पोस्टेड हैं। उनका कभी भी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं आता था। मैं उन पे ट्राई किया, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ। तब मुझे डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ हुआ है वहाँ पे। मैं इसको बोला कि तुम एक काम करो कि जो तुम यानी तो तुम बात करो अपने फैमिली से, तो क्या बात है क्या नहीं बात है, या नहीं तो यहाँ से चलो। तो ऐसे कैसे चले जाओगे? तो मैं बोला जो यार वहाँ कुछ हो रहा है। तो मैं मित्र का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो भी मित्र मेरा बहुत साथ दिया हुआ था। मैं मित्र क्यों नाम बताऊंगा मैं, जब वो लड़की मेरा साथ नहीं दी। आज वो मुझे इस स्टेज पे लाके छोड़ दी कि आज मेरे फैमिली पे टोटल 7 केस है, अभी भी चल ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है। और मेरे ग्रामीण 12 आदमी जो मेरे पिताजी लगा के 12 आदमी थे, और मेरे पिताजी छोड़ के 11 आदमी पे भी अभी भी 3-4 केस चल ही रहा है। और मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे दादाजी और मेरा भाई छोड़ के मेरे घर में टोटल 6 मेंबर हैं, उसमें से 5 मेंबर जेल चले गए। किसके वजह से? प्रीति के वजह से ना। और वो जब मेरा साथ नहीं दी तो मैं क्यों बताऊंगा किसी मित्र का नाम? उस दोस्त को आपने कॉल किया था? मैं उस दोस्त को कॉल किया।
उस दोस्त को हुआ क्या, सबको यही हो रहा था कि प्रशांत दुनिया से चला गया है। तब तक आपका संस्कार हो गया था? नहीं हुआ था, यही हो रहा था, मॉब सब हो रहा था, मतलब जो धरना प्रदर्शन अनशन चल रहा था। हाँ अनशन सब चल रहा था। तो मैं 11 अक्टूबर को ही फ़ोन किया था मैं, जो क्या हेलो पहचाने मुझे तो नहीं, तो हम प्रशांत बोल रहे हैं। प्रशांत, तो हाँ तुम जिंदा हो? हम बोले हाँ भाई हम जिंदा हैं। भाई यहाँ पे पूरा हल्ला हो गया कि तुम मर गए हो, तुमको मार दिया गया है। हम बोले अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम जाओ, तुम मेरे फैमिली के पास जाओ, तुम तो जानते हो मेरे फैमिली को, अच्छे से जानते हो, तुम वहाँ पे जाओ, बगल में एज अनसन ही वहाँ पे बैठ जाना, तुम कान में बोल देना जो वो ठीक है, मेरे से बात हुआ है। तो उसने बताया कि अनशन वगैरह हो रहा है। और वो ये भी बताया कि मुझे भी पुलिस उठाया था। तो मैं बोला जो तुम जाओ वहाँ पे, तुम वहाँ पे जाके उसको बोलो मेरे घर के आदमी को, तो तुम जानते हो, तुम वहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे अनशन पे ही बैठ जाना, तुम कान में बोल देना, वो लोग उठ जाएंगे। और तुम साइड में जाके एक बार, नहीं तो किसी को बोलना 1 मिनट के लिए साइड में आने के लिए, और मेरे से कॉल पे बात करवा देना। बोला ठीक है, मैं अभी स्टेशन पे हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ गया, वो देखा वहाँ पे काफ़ी पुलिस का जमावड़ा था, उस पर पहले से ही शक था, उसको डर हो गया। स्वाभाविक बात है, किसी को डर हो जाएगा। तो वो बोला, मैं फ़ोन के वही बैक फ़ोन किया जो भाई मेरे से नहीं हिम्मत काम कर रहा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं गुस्सा के उसका फ़ोन काट दिया। मैं बोला चल तू मेरे काम का नहीं है, तू फ़ोन रख। उसके बाद 12 तारीख को मैं सुबह में उठा, मैं गया ऐसे ही फिर उसी दुकानदार के पास। तो 13 को, सॉरी 12 को नहीं 13 को, तो मेरे से पूछा जो प्रशांत पेपर पढ़े हो? हम बोले जो भैया मैं यहाँ पे पेपर पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, अगर पेपर पढ़ना होता, अगर पढ़ाई करना होता ना, तो मैं वहीं रहता, यहाँ थोड़ी ना आता। तो प्रीति के पिताजी का क्या नाम है? हम बोले जगतपति चौधरी। तुम्हारे पिताजी का नाम? हम बोले राजीव झा। पेपर पढ़ो। दर्जनों घायल, 3 की मृत्यु, एसपी डीएम का तुरंत तबादला, और जगतपति चौधरी को 48 घंटा में गिरफ्तार करने का, किसी भी कोना से गिरफ्तार करने का आदेश निकल चुका था। मेरा शरीर वहाँ से काम करना, मेरा माइंड क्या, मेरा होल शरीर काम करना मेरा बंद कर दिया, होल शरीर काम करना मेरा बंद कर दिया, जो अब हम आगे क्या करेंगे। मैं तभी सोचा कि मैं अपना नाम पहले यहाँ से चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं अगर आगे जाता हूँ बाय दी वे अगर मुझे अगर कोई मार दिया, एक तो हंगामा चल ही रहा है, बाय दी वे कहीं पुलिस काउंटर कर दिया, अब पुलिस चाह ही रहा था कि इसको काउंटर कर दें, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया कि मैं नाम चेंज कर लिया। मैं वहीं पे नाम चेंज करके, क्या नाम वहाँ पे अपना? मैं अपना नाम, वो भी मुझे याद नहीं है, शायद से मैं अपना नाम आर्यन रखा था, वो अपना नाम, उसका भी नाम मैं प्रीति नाम चेंज करके एंजल रखा हुआ था। ठीक है, मैं फिर वापस रूम पे गया, मैं इसको तुरंत बोला कि मैं अभी तुरंत अभी निकलूँगा, और मुझे अभी तुरंत निकलना है, दिल्ली जाना है मुझे, और मुझे दिल्ली जाके और मुझे सिलेंडर करना है। तो मैं वहाँ पे जितने अगल बगल में थे किराएदार लोग, मैं उनको सामान दे दिया, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे दिया कि आप लोग रख लीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। मैं उनको ये भी नहीं बताया कि ये वो केस हो गया, ये इतना बड़ा मैटर हो गया। मैं बोला कि मुझे घर से बुलावा आ गया है, मैं जा रहा हूँ घर। तो आपने प्रीति को बताया कि सरेंडर करेंगे, तो उसमें प्रीति आपके साथ थी, बोली थी साथ में सरेंडर करेंगे? हाँ, वो मतलब फिर मैंने सब सामान दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद मैं वहाँ से चला वहाँ से मैं 4 साढ़े 4 बजे में मैं वहाँ से चला, दार्जिलिंग से आया मैं जलपाईगुड़ी, 8:30 बजे में मैं पहुँचा जलपाईगुड़ी। वहाँ पे पता किया मैंने ट्रेन का, तो ट्रेन एक ब्रह्मपुत्र मेल थी दिल्ली की 10 बजे में। जब मैं वहाँ पे पहुँचा उससे 5 मिनट पहले ही वहाँ भी एक संपर्क क्रांति चलती है, जो
शायद से जलपाईगुड़ी से ही चलती है दिल्ली के लिए, तो वो निकल चुकी थी। उसके बाद 10 बजे में वही ट्रेन थी, उसी का मैं टिकट लिया और ब्रह्मपुत्र मेल से मैं 15 अक्टूबर को मैं वहाँ आया दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सुबह 7 बजे उतरा। मैं वहाँ से महरौली गया। मुझे मेरे भैया का पुराना वाला मकान देखा हुआ था, जिस भैया के बारे में काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि जो काफ़ी लोग नहीं, जगतपति चौधरी ही कह रहे थे जो मनीष झा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और महरौली थाना उनको, दिल्ली महरौली थाना उनको 1.5 घंटा टॉर्चर किया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं टॉर्चर किया, बहुत बैड टॉर्चर किया कि तुम बताओ। और बार बार उनके घर पे जाके रेड मार रहा था कि ये छुपा के रखा, ये छुपा के रखा, ये छुपा के रखा है। तो वो हमको सब बात बताए कि मैं वहाँ पे गया, मुझे पुराना घर देखा हुआ था, वो रूम वहाँ से चेंज कर लिए थे, वहाँ एक उनका दोस्त रह रहा था, मैं उनसे उनका नंबर लिया, मैं फ़ोन किया। तो फ़ोन पे वो मुझे नींद में थे, मैं बोला हेलो भैया हम बिट्टू बॉय छी, गोड़ लॉय छी। वो नहीं, उनको भी आश्चर्य लग गया कि ये कैसे जिंदा है। बोले के बिट्टू? बोले हम बिट्टू बाजि रहल छी। पापा के नाम? बोले राजीव झा। बिट्टू तू जीबै छी? हम कहले हाँ हम जीबै छियै। ठीक छै, तू जतऽ छै वही ठमा रह, हम आबि रहल छी। वो आए, वो हमको बोले जो क्या करोगे? अब दिल्ली में किस लोकेशन पे तब थे? महरौली में थे। हम बोले हम सिलेंडर करेंगे। तो वो बोले अच्छा ठीक है तुम सिलेंडर कर दो, यही सब। तो वो बोले जो हम ही बोले जो आप मेरे साथ नहीं जाइए, क्योंकि आप इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि आपका नाम तो ऐसे ही आ रहा है कि जो आप पे एलिगेंस आ रहा है कि आप मुझे भगाए हैं, आप रखे हैं, आपके पास हैं हम, आप मत जाइए, मैं खुद ही चल के मैं जाऊंगा जहां मुझे सिलेंडर करना होगा, या मैं दिल्ली में करूंगा या मैं महरौली में करूँ या मधुबनी में करूँ। तो मैं ऐसे ही जूस पी रहा था, तो एक बूढ़ा जा रहे थे उधर से, मैं अपने स्टाइल में बात कर रहा था, मतलब बिहारी स्टाइल में, यही सब धीरे से प्रीति से जो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वही बूढ़ा मेरे से पूछे जूस पीने टाइम में जो अहाँ सब मधुबनी से छियै? हम बोले हाँ। अहीं के नाम प्रशांत अछि? हम कहले हाँ, जो कि हम उनको जानते भी नहीं थे। कोई झाजी करके थे, एलन झा या ऐसा कुछ करके? हाँ, एमएन झा। हम उनको जानते भी नहीं थे। बाद में वो बोले कि बउआ हम ही ठमा महरौली गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर छलौं हाँ, अब रिटायर कऽ गेलौं हम। उनका गांव का भी नाम मुझे नहीं पता है। वो मुझे बोले जो बउआ की करो वहाँ? हम कहले जे बाबा मधुबनी के ही थे। हाँ मधुबनी के ही थे। तो वो बोले बाबा हमसे पूछे जो की करब वहाँ? हम कहले जे हम सिलेंडर करबे बाबा। अहाँ के तो मारि देत, रास्ते में मारि देत, कतऽ सिलेंडर करब? हम कहले मधुबनी जाके सिलेंडर करबे। तो अहाँ के तो रास्ते में मारि देत, तो ना अहाँ एते सिलेंडर कऽ लिअ, हम फ़ोन करै छियै 100 नंबर पर, अहाँ के पुलिस आयत लऽ कऽ जायत। एक बार फ़ोन किए नहीं आया, दूसरा बार फ़ोन किए नहीं आया, तीसरा बार फ़ोन किए 100 नंबर पे, तब वो पुलिस आया। एक बुलेट से 2 पुलिस आया और रिसीव किया वहाँ से, उनको भी बाबा को भी ले गया। बाबा का जो स्टेटमेंट लेना था वो बाबा से स्टेटमेंट लिया। हमसे पूछा जो आप इनको जानते हो? हम बोले हम नहीं जानते हैं इनको। ये भी बोले कि मधुबनी के हैं, वो भी झाजी ही हैं, तो वो मेरे भाषा से ही समझ गए, तो वो भी एज अ मधुबनी के नाते हमको यहाँ पे सिलेंडर करवा दिए। वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम लोग दोनों को अलग अलग रूम में शिफ्ट किया गया पूछताछ के लिए। दिल्ली पुलिस आपको जब दिल्ली पुलिस के पास आप सरेंडर किए तो आपको बात करवाया गया परिवार से या मधुबनी पुलिस? दिल्ली पुलिस जब मैं सरेंडर किया उसके बाद उनको वहाँ से भेज दिया गया, बाबा चले गए। उसके बाद मुझे अलग रूम में शिफ्ट किया गया, उसको अलग रूम में, मतलब महिला जो
SHO थी, वो महिला SHO के पास स्टेटमेंट देने के लिए गई और मैं मतलब जो जेंट्स SHO के पास स्टेटमेंट देने के लिए मैं गया। वहाँ पे वो मुझे इशारा करके दिखाता है कि वो फाइबर स्टिक देख ले, ऐसे ही करके कि फाइबर स्टिक देख ले, कोना में रखा हुआ है। मैं बोला हाँ ठीक है सर, जो सच्चाई है वो मैं सच्चाई बताऊंगा, एक एक चीज़ सच्चाई बताऊंगा। मेरे सामने में है, वो भी दे रही है स्टेटमेंट। अगर मेरे से कोई भी गलत होगा, अगर वो सही बोलेगी तो आप मारना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो मेरे से पूछे जो तुम 3 लाख रुपए लेके निकले थे कैश उनके घर से, जगतपति चौधरी के घर से। और ये भी देख लीजिए कि जब मैं सिलेंडर किया उससे 10 मिनट पहले तक जगतपति चौधरी का मोबाइल ऑफ आ रहा था, और जब सिलेंडर किया, जब पूरा न्यूज पूरा मीडिया में आ गया प्रशांत प्रीति प्रकरण में एक नया मोड़, प्रशांत जिंदा मेरौली में पकड़ा गया, उसके 5 मिनट बाद जगतपति चौधरी अपना मोबाइल ऑन कर लिए। ठीक है, उसके बाद मेरे से पूछा गया जो तुम 3 लाख रुपया कैश लेके निकले थे। हम बोले नहीं सर, आप उससे भी उधर भी पूछताछ हो रहा है, वो अगर बोलेगी तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ लेके निकले थे। और क्या लेके गए थे? हम बोले बस 2 चेन लेके वो गई हुई थी, वो 2 चेन बेचे, एक 27,900 में बिका और एक 39,000 में बिका, दोनों का आप टोटल कर लीजिए, इतना का हुआ। और ये खर्चा हुआ था। और जब पैसा ख़त्म हुआ तो हम लोग यहाँ आए, सिलेंडर किए हैं। तो उसके बाद पूछताछ हुआ, पूछताछ के बाद मेडिकल के लिए वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग गई मीडिया की, जो एक फ़ोटो। तो मेरा मेडिकल के लिए हमको एम्स ले जाना था। मेरे से एज पूछा गया, उसको वहाँ तक वो ठीक थी, वो इसलिए ठीक थी कि उसको ये चीज़ मन में था कि अगर हम 18 बोलेंगे तो मेरा शादी हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मेरे पे केस हो चुका है, मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ ना, मेरे पे केस हो चुका है। अगर मैं बोलता हूँ 18 साल से ऊपर या 21 बोल दूंगा जो शादी के इससे, तो मैं 21 का हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों बोलूँगा? अगर मेडिकल गलत निकल जाएगा तो फिर तो मैं ही फंसूंगा ना। कौन फंसेगा? मैं ही फंसूंगा ना। तो मैं बोला मेरा 17 है, मेरे से 1 साल वो सही में बड़ी थी। मेरा 17 था, उसका 18 था। वो अपना भी रियलिटी एज बताई, मैं भी अपना रियलिटी एज बताया। उसके बाद वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हुआ उससे भी हुआ। उसके बाद हम लोग को मेडिकल के लिए ऐसे ही बैठाया गया, काफ़ी भीड़ था मीडिया का, तो इसलिए हम लोग को वहाँ पे बैठाया गया अंदर में ही। हम लोग तकरीबन 8:30-9 बजे मेरौली के थाना के पीछे गेट से हम लोग को ले जाया गया मेडिकल के लिए एम्स में। पहले उसका प्रेगनेंसी का चेकअप किया गया, उसमें वो नॉर्मल आई। उसके बाद एज का क्लेरिफिकेशन के लिए उसका चेकअप किया गया, तो उसका 18 आया, मेरा 17 आया। वहाँ से बैक टू मुझे वहाँ से छोड़ा गया रिमांड होम दिल्ली। अब तक आपको अपने परिवार से बात नहीं करवाया गया था? उससे पहले मुझे वहाँ पे DGP सर अभयानंद का फ़ोन आया, तो मुझसे बातचीत हुई। तो मैं बात किया, मैं बोला सर नमस्ते। बोले नमस्ते, कहाँ थे? हम बोले सर मुझे पता नहीं था, मैं दार्जिलिंग में था। अब मुझे जब पता चला तो मैं आज सिलेंडर किया हूँ, तो ठीक हो ना? हम बोले हाँ मैं ठीक हूँ। तो बस इतना ही। और प्रीति मेरे बगल में बैठी हुई थी, तब प्रीति बोली जो वो कहाँ है? तो मैं बोली जो ये मेरे बगल में है। तो उससे भी बात हुआ, वो भी बोली मैं ठीक हूँ। उसके बाद भाया मीडिया शायद से ABP या आज तक जो भी पहुंचा हो, या जो भी भाया मीडिया, मेरी मम्मी से मुझे बात करवाया गया। मेरी मम्मी ऐसे ही, आप लोगों को पता होगा, पेपर में ऐसे ही निकला था। हम बोले माँ गोर लगै छियो, तो माँ मेरी यही स्टेटमेंट दी थी कि आपकी गोर लगै छै, आप तो तू बर्बाद कऽ देलें। शायद आप लोग सुने भी होंगे, और वो पेपर में भी आया हुआ था।
इतना ही मैं बोला माँ को, जो मम्मी हम ठीक छी, जे सत्य हेते वो सत्य हम बजबे, ओहि ले तू कोनो चिंता नहीं करिए और एकदम तू ठीक रह, हम ठीक छी। बस इतना ही बात हुआ मेरे से भाया मीडिया, बस। और मुझे गार्जियन से इतना बात हुआ। उसके बाद आपको एसपी का फ़ोन आया। एसपी उस समय में चेंज होके सर रंजीत मिश्रा आ गए थे। उन्होंने मेरे से बात किया, मुझे बोले जो क्या कहाँ हो तुम अभी? हम बोले हम अभी सर महरौली थाने में हैं। तो क्या ठीक हो ना तुम? हम बोले हाँ। तो ठीक है, तुम वहीं रहो और तुमको रहना पड़ेगा, आज और कल तुमको वहीं रहना पड़ेगा। और परसों यहाँ से बिहार पुलिस जा रही है, वहाँ ट्रांजिट रिमांड लेगी, तुम परसों वापस आओगे बिहार। तो मैं वहाँ से फिर मैं बोला ही हूँ कि मेडिकल के लिए मैं वहाँ से चला गया, मेरा मेडिकल हुआ, मैं वहाँ से फिर बैक टू रिमांड होम दिल्ली, वो भी बैक टू गर्ल रिमांड होम दिल्ली। उसको भी भेज दिया गया, मुझे भी भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मेरा पेशी था 12 बजे वहाँ पे, दिल्ली में जुबनाइल कोर्ट में। वहाँ पे मेरा यही पेशी था, जो मतलब जो ट्रांजिट रिमांड के लिए पेशी था, जो एज क्लेरिफिकेशन का और ट्रांजिट रिमांड के लिए, जो कि बोला गया था जो बिहार पुलिस को कि आपको जितना जल्दी हो सके आप आइए और इनको यहाँ से रिसीव कीजिए। वो उस दिन नहीं पहुँचे। और वहाँ के जो मेरे केस के जो आईओ थे अरविंद सिंह, वो बहुत ही माय डियर आदमी थे, वो मुझे बहुत कोऑपरेट किए। मैं कभी भी एहसान नहीं भूल सकता हूँ। मुझे बहुत कोऑपरेट किए। मैं जेल के अंदर गया तो मैं रोने लगा। मैं अभी भी रो दूंगा। मैं उनको यही बोला कि सर मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। बोले बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा लाइफ बर्बाद नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा लड़की अगर साथ दे देगी 164 स्टेटमेंट में तो तुम बच जाओगे। और तुम तो जुबनाइल हो, तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब भी होगा, सब कुछ होगा तुम्हारा। तब मुझे थोड़ा हिम्मत आया, मेरे दिल में थोड़ा सुकून मिला कि चलो मैं इतना तक तो मुझे है, जो मैं यहाँ तक बचा हुआ हूँ कि जो मैं फ्यूचर में अगर कुछ करना चाहूँगा तो मैं कुछ कर सकता। तो रात में मैं 11 बजे वहाँ गया। 11 बजे जो बात है वहाँ पे वही बोले कि ये लड़का वैसा लड़का नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बहुत गलत तरीके से बहुत गलत आदमी सब जाते हैं। तो वो वहाँ पे पहले ही जेलर को बोल दिए जो ये बिहार का है और काफ़ी अच्छा लड़का है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है, इसको ऐसे वार्ड में शिफ्ट करिए जो इसको कोई, और ये 1-2 दिन के लिए यहाँ रहेगा, कल ही शायद ये यहाँ से चला जाएगा। अगला दिन वो मुझे आए खुद, जो कि जेल के गाड़ी से सबको वहाँ पे ले जाया जाता था, मतलब कोर्ट, वो खुद अपने गाड़ी से मुझे ले गए कोर्ट। उनके पास स्विफ्ट था, खुद अपने 4 व्हीलर से ले गए। वहाँ पे मुझे लेट हो गया था तो मजिस्ट्रेट मैम उनको डांट दी, बोली जो तुम लेट कर दिए आज, कल नेट 12 बजे मैं यहाँ पे तुमको देखना चाहता हूँ और कल इसका ट्रांजिट रिमांड यहाँ से हो जाना चाहिए किसी भी हालत में, और कल बिहार पुलिस किसी भी हालत में दिल्ली पहुँच जाना चाहिए। वहाँ से मैं बैक फिर रिमांड होम चला गया। फिर अगले दिन वो 11:30 नहीं 11:15 बजे ही मुझे रिमांड होम पे आके रिसीव किए और मैं गया वहाँ कोर्ट गया। कोर्ट में देखे वहाँ पे बिहार पुलिस पहुँचा हुआ था, तो वहाँ पे ट्रांजिट रिमांड के लिए वहाँ पे मांगा गया। तो वो मजिस्ट्रेट मैम वहाँ से ट्रांसफ़र करके 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली में भेज दी। वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ मैं गया, वहाँ पे मुझे ट्रांजिट रिमांड मिल गया। वहाँ पे पूछा गया, वहाँ पे बजाबते लक्ष्मण प्रसाद मेरा एक बार फ़ोटो लेके गए थे, एक बार मेरे मुंह के तरफ देख रहे थे, एक बार फ़ोटो के तरफ देख रहे थे कि फ़ोटो इसी का है या कोई दूसरा ही तो नहीं है क्या। उनको तभी भी शक हो रहा था कि जो कौन है यहाँ के थाना अध्यक्ष, हाँ, लक्ष्मण प्रसाद, मधुबनी थाना अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद,
उनको तभी भी वो बार बार मेरे चेहरा के तरफ देख रहे थे और फोटो को देख रहे थे कि तो अभी भी तो क्या उनको सस्पिशन में थे। हम उस पर बोले भी कि जो सर आप सस्पिशन में हैं क्या, अभी आप सस्पिशन दूर कर लीजिए, हम वही प्रशांत हैं। उसके बाद वहाँ से ट्रांजिट रिमांड मिल गया, फिर बैक मुझे रिमांड होम ले जाया गया। 9 बजे रात में ट्रेन था, 8:45 में खुलती है स्वतंत्रता सेनानी नई दिल्ली से, अभी भी उसका टाइम वही है, उसी से हम लोग बिहार रवाना हुए। अब तक आप लोग दिल्ली में थे, मतलब बिहार निकले यहाँ से, एक तरह से भाग करके आप लोग यहाँ से निकले, और जब आपको घटना का पता चला कि हाँ इस तरह की घटना हो रही है, मधुबनी में हिंसात्मक घटना प्रखंडों में हो रही है, तो इस बीच में जब आप रिमांड पे थे तो आपको प्रीति से बात हो रही थी, तो आप लोग कुछ प्लान कर रहे थे, क्या करना है नहीं करना है, गलती हो गई? जब मैं ट्रेन में ही मुझे बातचीत हुई, जब मैं बॉगी में जा रहा था ना, ट्रेन खुलने लगी थी, लेट हो गया था, ट्रेन खुल गई थी, हम लोग दूसरे बॉगी में चढ़ गए और हम लोग बॉगी से बॉगी जा रहे थे। तभी मैं बोला कि प्रीति जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलना, जैसे यहाँ पे तुम सच्चाई बोले हो वैसे ही सच्चाई बोलना, क्योंकि तुम पे केस नहीं है, केस मेरे पे है। मेरे फादर यहाँ पे नहीं हैं, मेरे फादर दिल्ली में ही थे उस टाइम में, और मेरे तरफ से केस नहीं किया गया, मेरे तरफ से केस नहीं किया गया। उसके ना उसके पिता पे केस किया गया, ना उसके पे केस किया गया, ना उसके माँ पे केस किया गया, ना उसके फैमिली पे एक पे भी केस नहीं किया गया। मैं उसको यही बोला कि तुम्हारे पे केस नहीं है, हमको तो जेल जाना ही है, चाहे हम 10 दिन के लिए जाएं या 20 दिन के लिए जाएं या साल भर के लिए जाएं, लेकिन हमको जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पे केस हो चुका है, FIR हो चुका है। तो तुम जो सच्चाई है सच्चाई बताना। उसके बाद ट्रेन में लक्ष्मण प्रसाद थाना प्रभारी, इस केस के IO संजय कुमार, महिला थाना प्रभारी नुसरत जहां, महिला थाना की एक सिपाही थी, उसका नाम मुझे नहीं पता है, और टाउन थाना के एक सिपाही थे, उनका भी नाम मुझे नहीं पता है। वही मुझे सब सच्चाई, जब मैं ट्रेन में बैठा तो पहले उनको बोला, क्या उस सिपाही को बोला, कांस्टेबल को बोला, लक्ष्मण प्रसाद बोले इसको हथकड़ी लगाओ, जो कि हम जुबनाइल थे, इसको हथकड़ी लगाओ। वो बोला आप सर लिख के दीजिए तब हम हथकड़ी लगाएंगे। कल के डेट में ये कोर्ट में जाके बोलेगा कि मुझे हथकड़ी लगाया गया है, तब मेरा कौन सा नौकरी कौन आप दीजिएगा क्या? लिख के दीजिए, मैं लगा देता हूँ, लिख के तो दीजिए आप। तो नहीं भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो अपना भाग्य लेके भागेगा ना, वो मेरा आपका क्या बिगाड़ेगा? भाग जाएगा। ये पूरा प्री प्लान में थे मुझे हथकड़ी लगाने का, लेकिन वो बोला कि नहीं मैं हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। अब कितना भी कुछ कर लोगे, जब तक लिख के नहीं दोगे मुझे आप, तब तक मैं नहीं लगाऊंगा तो नहीं लगाऊंगा। और वही एक शख्स, मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वही एक शख्स मुझे बताया, क्योंकि मेरे दादाजी वो शॉर्टकट रास्ता था, PWD में हेड क्लर्क थे, रिटायर 2011 31 अक्टूबर 2011 को रिटायर किए थे। तो जब घर जाते थे ना तो शॉर्टकट वही रास्ता था, निकल जाते थे, आपको थाना होते हुए आपको निकल जाते थे मेन थाना चौक पे। तो वो बार बार देखता था वो कांस्टेबल, तो उस देखता था तो मेरे दादाजी शांत स्वभाव के लोग, जब वो देखा ना तो मुझे रास्ते में ही बोल दिया कि तुम्हारे दादाजी के साथ बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया है, वो टॉर्चर यही किया है लक्ष्मण प्रसाद। वही ये बात भी खोला कि 10 लाख रुपया SP सौरभ कुमार से लेकर के और लक्ष्मण प्रसाद तक को दिया गया है।
कि अगर प्रशांत सही सलामत अगर मिल जाता, अगर ये कांड अगर नहीं होता, अगर सही सलामत अगर हम मिलते तो मेरा हड्डी गुड्डी तोड़ ताड़ के तब मुझे जेल भेजा जाता। इसलिए 10 लाख रुपया वो सौरभ कुमार से लेकर के लक्ष्मण प्रसाद तक में वो दिए हुए थे। ये आपको ट्रेन में बताया गया? हाँ, सब कुछ बताया गया मुझे, एक एक चीज़ बताया गया मुझे। जो ऐसे ऐसे टॉर्चर हुआ, ऐसे हाजत में रखा गया, आपके दादाजी को, आपके चाचा को खाना के लिए बोलते थे तो उसके लिए गाली देते थे। ये उनसे और उस आईओ संजय कुमार से वहाँ का सब जितना भी कांस्टेबल से लेकर के और जो भी उस रैंक से, मतलब जो नीचे पदाधिकारी, जो भी कांस्टेबल रैंक के जो भी थे, सब उस दोनों से खफा चल रहे थे इस मैटर को लेकर के, कि सबके कान में भनक चला गया था कि ये तीनों डील कर चुका है। और जब हम ट्रेन से उतर के हाजीपुर में ऐसे ही हाजीपुर में ट्रेन रुका तो मेरे ही बॉगी में आकर के एक मीडिया वाला पूछा कि प्रशांत प्रीति इसी में है क्या? तो वो कांस्टेबल बोला नहीं, सब सिविल ड्रेस में था, कोई ड्रेस में नहीं था, सब सिविल में था। तो वो बोला नहीं, इसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर ट्रेन खुली तो लक्ष्मण प्रसाद सर रंजीत मिश्रा एसपी को फ़ोन किए तो सर वहाँ का कैसा हालत है? तो सर बोले जो यहाँ 200 आदमी तकरीबन मेरे आवास के सामने में खड़ा है सिर्फ एक झलक पाने के लिए उसका। आज ऐसा करिए कि आप इसको मुजफ्फरपुर में ही रोकिए। वहाँ पे रात भर हम और कांस्टेबल एक रूम में सोए, ठीक है, 3 रूम लिया गया, हम और कांस्टेबल एक रूम में सोए। और वो लक्ष्मण प्रसाद और संजय जो इस केस का आईओ था वो दोनों एक रूम में सोया, और महिला थाना प्रभारी और महिला कांस्टेबल और प्रीति एक रूम में सोई। जब हम खाना खा लिए, मुझे खाने में का मन नहीं हो रहा था तो हमको बोले जो खाओ, हम बोले जो हमको चावल खाना है, मंगवाइए आप चावल, मुझे चावल खाना, मुझे रोटी नहीं खाना। तो नहीं मिलेगा चावल, हम बोले नहीं खाएंगे, तब नहीं खाएंगे, छोड़िए, हटाइए, हम नहीं खाएंगे। तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए चावल मंगवा देते हैं। उसके बाद मुझे पता लगा कि ये लोग भर रात उसको बैठा के एक रूम में, महिला कांस्टेबल भी थी वहाँ पे, महिला थाना प्रभारी भी थे, और जो इस केस के आईओ संजय कुमार वो भी थे, और थाना प्रभारी मधुबनी लक्ष्मण प्रसाद ये भी थे। और ये बात मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मेरे जो जेंट्स कांस्टेबल थे जो मेरे साथ सो रहे थे वो मुझे बताए कि प्रशांत देखो रूम बंद हो करके मीटिंग चल रही है। बोले चलने दीजिए, अगर लड़की मेरा फेवर में अगर स्टेटमेंट देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देगी तो क्या होगा, जेल ही जाएंगे ना, जेल ही जाएंगे। और अगर मेरे फेवर में स्टेटमेंट नहीं देगी तो उस पर भी केस होगा ना, केस तो उस पर भी होगा। फिर यही सब बात हुई। उसके बाद जब हम लोग सुबह हुआ 8:30 बजे वहाँ से हम लोग स्कॉर्पियो एक बुक हुआ, स्कॉर्पियो में मुझे पीछे में बैठाया गया, वो भी आप देख लीजिए। पीछे में हम बैठे, पीछे में वो कांस्टेबल बैठा, बीच में बैठा संजय, और उसके बीच में बैठी प्रीति, इस साइड बैठी नुसरत महिला थाना प्रभारी, और पीछे में ही लेडीज कांस्टेबल बैठी हुई थी, आगे में बैठा था लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है। तभी भी यही चीज़ संजय कुमार आईओ, जो हुआ सो भूल जाओ बेटी, यही बोलना कि मुझे अब पापा के साथ जाना है। तो हम इसे बार बार यही पिंच कर रहे थे पीछे से कि जो सच्चाई है प्रीति, हम बार बार यही चीज़ बोल रहे थे, सुना के बोल रहे थे कि सच्चाई जो है प्रीति वही बोलना, इन लोगों के कहने पे मत बोलना, जो सच्चाई है वो तुम बोलना। कि अगर हम तुमको ले गए, कि तुम हमको ले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ तुम रहना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, सो तुम सच्चाई बोलना।
उसके बाद वो एक स्टेटमेंट मुझे बोली कि मेरे पे केस नहीं ना है। हम बोले नहीं, तुम पे एक भी केस नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं अगर ये बात भी मुझे वो बोल दी कि अगर मेरे पे केस होगा, अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे डिफीट हो जाऊंगा। तभी भी हम उसको बोले तुम पे एक भी केस नहीं है, तुम आराम से घर जाओगी, जेल हम ही जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से सकरी में गाड़ी चेंज कर दिया गया। एक गाड़ी में हम थे, एक गाड़ी में वो थी। गाड़ी अलग कर दिया गया, गाड़ी अलग कर दिया गया, दोनों लोग को अलग अलग गाड़ी में बैठाया गया। वहाँ से षड्यंत्र रस्ते रस्ते मतलब जो सिखाते सिखाते लाए यहाँ तक लाए। उसके बाद हम बोले, जो पहले मेरा ही यहाँ पे पुटअप हुआ, तो हमसे मजिस्ट्रेट साहब यहाँ के पूछे मधुबनी के, कहाँ थे इतना दिन से? हम बोले सर यहाँ थे, मुझे पता नहीं था। तो दोस्त से बात नहीं हुआ था क्या, सुदर्शन जो वहाँ पे जेल में था? हम बोले सर अगर उससे बात होता तो इतना बड़ा कांड थोड़ी ही ना होता। सबका तो नाम दिया गया है, तो चलो ठीक है जाओ तुम, तुम्हारा तो दोस्त वहाँ मिल ही जाएगा दरभंगा में, जाओ। मैं वहाँ से बैग मुझे ले जाया गया। उसके बाद मैं दरभंगा गया, और दरभंगा जाते समय मेरे साथ वो भी कांस्टेबल गया। कांस्टेबल मुझे दिलासा दिला रहा था कि तुम 3-4 से 5 दिन में निकल जाओगे, क्योंकि उसको हो रहा था बच्चा है, कहीं कुछ कर लेगा, कुछ ये हो जाएगा मन में। वो अपना दिलासा दिला रहा था कि तुम 4 से 5 दिन में निकल जाओगे, कोई केस में ये नहीं है, तुम निकल जाओगे। हम बोले अच्छा ठीक है अंकल, हमको जितना दिन रहना पड़ेगा रहेंगे, खाली बस लड़की मेरे फेवर में साथ स्टेटमेंट दे दे 164। यही हुआ जो उसका स्टेटमेंट हुआ, जो स्टेटमेंट कहाँ हुआ? मधुबनी ना? मधुबनी। जब आप मधुबनी कोर्ट में पहुंचे तो आप दोनों का बयान हुआ, उस समय में आपके किसी परिवार के सदस्य से मुलाकात, आमना सामना नहीं हुआ? मेरे परिवार सब डरे सहमे हुए थे, इतना बड़ा कांड हो चुका था। कोर्ट में एक धारा 144 लगा हुआ था, किसी को आने जाने का मतलब जो किसी को परमिशन नहीं आने जाने का था। सिर्फ वही जो अगर मेरे गार्जियन जाते तो गार्जियन को वहाँ मिलने दिया जाता, वो भी एक आदमी को मिलने दिया जाता, वो भी मेरे गार्जियन नहीं गए। ना मेरा वकील वहाँ पे फेस किया, कोई भी नहीं गया, ना मेरा एडवोकेट वहाँ पे गया, कोई नहीं गया। उसके तरफ से उसके एडवोकेट भी थे, उसके पिताजी आए, उसकी माँ आई हुई थी, और उसका मतलब जो जहाँ तक मैं तो वहाँ से निकल चुका था, मैं दरभंगा के लिए रवाना हो चुका था। और वहाँ पे मुझे बाद में पता चला कि उसकी माँ आई हुई थी, उसके पिताजी आए हुए थे। जब तक मैं कोर्ट में था तब तक कोई नहीं आया हुआ था। तो फिर जब मैं दरभंगा गया तो वहाँ पे पता चला कि उसकी माँ पिताजी सब आए हुए थे। सब उसको मेडिकल के लिए जब ले गए तो वो जो वहाँ पे भी वो स्टेटमेंट दी है, जब 164 स्टेटमेंट मेरे फेवर में दे के उसके बाद भी वो वहाँ पे जाके बोली है कि मैं आप लोगों को नहीं पहचानता हूँ, जगतपति चौधरी को और उसकी माँ अनीता मिश्रा, उसकी माँ का नाम अनीता मिश्रा था। उसको जो मतलब कुछ नहीं, मतलब जो हम आप दोनों को किसी को नहीं जानते हैं। अखबार में आया था कि जब प्रीति पहली बार वहाँ से लौट के दिल्ली से आई थी आपके साथ, तो कोर्ट में देख कर के रो रही थी माँ अपने मम्मी पिता को। हाँ, इसलिए रो रही थी कि आप इतने बड़े कांड करवा दिए, इतना बड़ा ये बात हो गया, और आप हमको रिसीव करने के लिए आए, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। इस चक्कर में वो रो रही थी वहाँ पे। जो हम जब मेडिकल के लिए पहुंची तो झल्ला करके जवाब दी कि मुझे नहीं जाना है आप लोगों के साथ, आप लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। तो लास्ट में कोर्ट यही डिसीजन किया कि आपको 2 दिन के लिए मतलब माता पिता के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद वो डिसाइड की, वो मुझे यही बात बोल दी थी कि प्रशांत अगर मुझे कहाँ भेजेगा, तो हम बोले तुमको मम्मी पापा के पास भेजेगा। तो नहीं, हम मम्मी पापा के पास नहीं जाएंगे भी तो हम अपनी नानी के पास जाएंगे। उसके बाद वो बोली, वहाँ पे अपना पक्ष रखी कि हम नानी के पास रहेंगे। तो वहाँ मतलब जो मजिस्ट्रेट बोले, जो ठीक है तुम नानी के पास ही रहना, लेकिन 2 दिन के लिए तुम कम से कम अपने माता पिता के पास चले जाओ। 2 दिन के लिए वो वहाँ गई।
उसके बाद फिर वो वहाँ से उसके माता पिता फिर मधुबनी लेके आए। उसकी नानी आई, जो नानी, उसका नानी घर है सहरसा शोर बाज़ार, ठीक है, उसका नानी का घर है। उसकी नानी आई, नानी उसको रिसीव करके उसको वहाँ से ले गई। उसके बाद वहाँ पे जैसे यहाँ पे हम जेल में जैसे बंद थे, मतलब यहाँ पे रिमांड होम दरभंगा में, वैसे ही उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया था। काफ़ी मतलब महिला कांस्टेबल उसके मतलब जो नानी के यहाँ पे रखा गया था, 3-4-5 महिला कांस्टेबल हमेशा वहाँ पे रहते थे। क्योंकि इस कारण से कि जितना खतरा मेरे पे था उतना ही खतरा उस पे भी था, तो इसलिए उसको वहाँ पे मतलब जो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे उसको प्रशासन दिया गया था और वो प्रशासन वहाँ पे रह रहा था। उसके बाद मेरा 3-4 महीना तो पहले मुझे कोर्ट में पुटअप नहीं कराया गया, जो माहौल बहुत टाइट है, ये है वो है। इस बीच में परिजन से मुलाकात आपकी नहीं हो रही थी? फेस टू फेस नहीं हो रहे हैं आप? नहीं। मुझे 2 महीना के बाद वो भी दरभंगा रिमांड होम में मेरे फादर अरेस्ट होके जेल में थे, और मेरी माँ और मेरी दादी और मेरे दादाजी, ये 3 आदमी पटना में रह रहे थे अपने किसी रिलेशन के पास, और वही आदमी लेके आए दरभंगा। उस टाइम में छठ का समय था, दिवाली और छठ का समय था, तो वो गांव लेके आए। उसी टाइम में मुझे पहला बार, जब मेरी दादी बाहर में ही थी, मेरी एक दादी मतलब दादी की बहन ही थी, और दादी की बहन और मेरे दादाजी वो दोनों आए, और मेरी दादी बाहर कार में बैठी हुई थी और मेरी माँ बाहर कार में बैठी हुई थी। वो दोनों आए अंदर, मैं देख के रोने लगा, दादाजी को देख के मैं रोने लगा और दादाजी भी रोने लगे। उसके बाद हम बोले कि रोना नहीं है, हम ठीक हैं, बस वही पूछे वहाँ से जेलर से जो हम मिलवा सकते हैं क्या दादी से, सबसे मतलब फैमिली से, तो हाँ आप मिलवा सकते हैं। वहाँ एक बात है, एक ही वहाँ पे एक कैदी था, वो झा ही था, राघव झा, जो कि बहुत अच्छा इंसान था। आज के डेट में बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन आज के डेट में वो भी बहुत अच्छा इंसान बन चुका है और बहुत सेट हो गया, अपना लाइफ सेट कर चुका है। वही आदमी मुझे 2 महीना अपने पैसे पे खिलाता पिलाता था और अपने बेड पे सुलाता था मुझे, और वही इंसान था। वही इंसान के बारे में मुझे यहाँ पे जाने टाइम में, मधुबनी से दरभंगा जाने टाइम में बोला गया था कि वही सबसे बड़ा डकैत है, उससे तुम बच के रहना। पुलिस प्रशासन तो सबको डकैत चोर सब तो बना ही देता है, सब कुछ तो पुलिस प्रशासन सबको तो बना ही देता है ना। तो आप उस दिन फिर अपने दादी से और पापा से मिले? पापा से नहीं, पापा तो मेरे जेल में थे। दादी के साथ दादी, मम्मी और दादाजी से मिले। जब मम्मी से जब सामना हुआ फर्स्ट टाइम, तब आपका रिएक्शन? मम्मी रोने लगी, मैं भी रोने लगा। उसके बाद दादी भी दादी का भी तो एकदम, दादी तो उससे ज़्यादा भी एकदम इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी दादी। हम दादी को बोले दादी टेंशन मत लो, हम ठीक है यहाँ पे, पहले पापा का बेल करवाओ, पापा निकल जाएंगे तब मेरा बेल होगा। यही बात हुआ। उसके बाद जो कुछ देना था, जो कुछ लेके आई हुई थी मेरे लिए कपड़ा वगैरह, वो मुझे दी। उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद 2 महीना के बाद, फिर उसके 2 महीना के बाद मुझे कोर्ट आने जाने दिया जा रहा था। तो मेरे दादाजी यहाँ पे थे, तो वो कभी कभी किसी कोई आता था, वही अरेर से जो 3-4 जो जुबनाइल पकड़ा के गया था, वो कभी कभी कोर्ट जो आता था, तो उसी के हाथ से मेरा कुछ सामान वहाँ पहुँचता था। मुझे कोर्ट नहीं आने दिया जा रहा था, मैं कोर्ट आता भी नहीं था। मैं दिसंबर लास्ट में कोर्ट आया हूँ, जो कि मैं अक्टूबर में ही चला गया था। 2 महीना मैं कोर्ट भी नहीं आया था। नाइस। सिर्फ एक बार फ़ोन पे बात, जो कि आपने फ़ोन किया था मम्मी को, इस बीच पे नहीं, फेस टू फेस मुलाकात हुआ था, जो आई हुई थी मेरी मम्मी। हाँ, उस बीच में, हाँ, जब मम्मी मुलाकात करने के लिए आपसे आई और दादी मुलाकात करने के लिए आई, तब तक और आपके परिवार के बीच सिर्फ एक बार फ़ोन कॉल हुआ था, जो आपने किया था कि मम्मी हम जिंदा हैं। हाँ, हम जिंदा हैं। वो तो वहीं पे दिल्ली में है, शुरुआत में ही किए थे हम फ़ोन कॉल। और जिस दिन हम सिलेंडर किए, उसी दिन उस लाश का दाह संस्कार होने के लिए जीवच
पुल के नीचे में उस दिन लाश दे दिया गया था। हाँ दे दिया गया था। और उस दिन प्लानिंग था कि अरेर थाना और 2-3 थाना और लालू रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव दोनों रोड पे निकल गए थे। बिहार बंद का कॉल था। रामविलास पासवान मेरे पिताजी को पर्सनल नंबर पे फ़ोन किए कि आपका अरेर हाई स्कूल से कितना किलोमीटर अंदर आपका घर है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन मैं मिल गया तो वहाँ पे उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया और वो लोग जेल चले गए, गिरफ़्तार हो गए। 2 घंटा के बाद उन लोगों को बेल हुआ, बेल पे निकले। और ये यहाँ पे इधर लाश का जो प्रक्रिया था वो चल रहा था, लाश जला। अंतिम संस्कार उसी दिन हुआ जिस दिन आप मिले थे? जी हाँ, उसी दिन सुबह सुबह अंतिम संस्कार हुआ। दोपहर में आपकी रिकवरी की खबर है? हाँ रिकवरी, हाँ यही रिकवरी की खबर आई। उसके बाद सब यही सोच रहे थे कि जो अब क्या हम लेके वो जो अंत्योष्टि बोला जाता है, जो गंगा में जो अस्थि, वही अस्थि को जो हम वो प्रवाह करें, किसका था किसका नहीं था। आज तक भी चाहे वो आयोग हो, आयोग तो अपना रिपोर्ट भी दे दिया कि प्रशांत की दादी अगर लाश मांग रही थी, अगर उस लाश को थर्ड पर्सन कोई लेने वाला नहीं था तो क्यों नहीं दे दिया गया। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि कभी भी स्टूडेंट यूथ कहीं भी, चाहे वो बिहार हो या वो दिल्ली हो या कोलकाता हो, कोई भी स्टेट हो, स्टूडेंट यूथ सबसे बड़ा यूथ होता है। उसके आगे में किसी का भी नहीं चल सकता है। वही यूथ था जो इतना बड़ा कांड हुआ। अगर ऐसा था तो क्यों नहीं लाश दे दिया गया। यही चीज़ तो आयोग भी बोला। और आयोग मेरे फैमिली को बरी कर दिया गया है, आयोग से मेरे फैमिली को बरी कर दिया गया है। मामले में कुछ छात्र नेताओं पर भी मुकदमे दर्ज हुए थे। उन लोग की संलिप्तता किस तरह की थी? संलिप्तता किसी तरह की नहीं थी। वो लोग भी एज ए स्टूडेंट, वो लोग भी एज ए छात्र नेता, और वो लोग भी समझ रहे थे कि वो भी स्टूडेंट है, जो हम उसका सहयोग करें। उन लोगों को पता चला कि जगतपति चौधरी मरवा दिया है, जगतपति चौधरी मरवा दिया है और मतलब जगतपति चौधरी भाग गया है, तो इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वही प्रोटेस्ट में इतना बड़ा ये बात हो गया। जब कोर्ट में आए, जब कोर्ट में आपका बयान होना शुरू हुआ तो प्रीति का भी बयान शुरू हुआ होगा? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। मैं जब चला गया दरभंगा उसके बाद उसका बयान हुआ। उस समय फिर प्रीति गाड़ी में ही बैठी हुई थी। जब मैं जाने लगा तो मेरे तरफ देख के हंसी, और हंसते हुए मैं सीधे, मुझे गाड़ी में बैठाया गया और मैं सीधे वहाँ से दरभंगा निकल गया। और मुझे नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि मेरे फेवर में 164 का स्टेटमेंट मेरे फेवर में दी है। तब मुझे थोड़ा ये भरोसा हुआ कि चलो ठीक है। जो वो यहाँ पे वो कोर्ट में ये भी पता चला मुझे, जो कोर्ट में बोल रही थी कि जो मुझे प्रशांत के साथ ही रहना है, प्रशांत कब जेल से निकलेगा। तो मजिस्ट्रेट यही बोले कि प्रशांत का बेल होगा तब प्रशांत निकलेगा, तो प्रशांत के घर जाना है मुझे। तो मेरे फैमिली वाले डर से वहाँ नहीं गए थे। और बात ये था कि मैं तो अंडर एज था, अगर ऐसा ही अगर करना था तो ठीक है, आप उस दिन मेरे फैमिली को, ठीक है आप उस दिन वहीं रखते, कहीं भी रख सकते थे, गेस्ट हाउस में रख सकते थे। मेरे फैमिली को इन्फॉर्म करते कि आप अगर लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं तो आप रिसीव कर लीजिए। लेकिन कोई कॉल नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। तो मेरे पिताजी लोग डरे सहमे हुए थे, मेरा पूरा फैमिली डरा सहमा हुआ था, तो कोई नहीं गया। उसके बाद केस तारीख चलता रहा। हम 15-16 महीना हम जेल में रहे, और 16 महीना में मुझे हाई कोर्ट से बिल मिला, और हाई कोर्ट से इस ग्राउंड पे बिल मिला है कि अगर मैं दोबारा कुछ कर रहा हूं, तो मेरे पिताजी को सबसे पहले पकड़ा जाएगा। क्यों पकड़ा जाएगा? आज मैं बालिग हो गया हूं, 21 साल का मेरा उम्र हो गया। अब अगर मैं कुछ मैरिज कर रहा हूं, कोर्ट मैरिज ही करूंगा या कुछ भी करूंगा,
तो क्या पकड़ लिया जाएगा क्या? यही कानून है क्या? कानून क्या कहता है? 18 लड़की 21 लड़का। फिर उस घटना के मतलब ये आपके जेल से निकलने के बाद प्रीति से बात नहीं हुई आपकी? मुझे बात नहीं हुई। आपने कभी कोशिश की प्रीति से बात? मैं बहुत कोशिश किया। मैं जेल के अंदर ही जो मैं कोशिश किया कि बात हो जाए, बात हो जाए, बात हो जाए। एक दिन फ़ोन भी उठाई उसी नंबर पे? उसी नंबर पे, और मैंने हेलो भी बोला। मतलब जब आप जेल से बाहर आ गए थे उसके बाद की बात? हाँ। और हेलो भी बोला मैं, और मेरा आवाज़ पहचान के, और वो फ़ोन काट दिया। और फिर बैक में फ़ोन किया तो मैं हेलो हेलो करते रह गया, लेकिन वो उधर से हेलो नहीं बोली। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, खाली बैठा हुआ था। उसका आईडी ऐसे ही चेक करते 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 मिला उसका आईडी फेसबुक पे? उस पर मैं देखा एक लड़के के साथ एकदम क्लोजनेस फ़ोटो। ये आप 2013 की बात बता रहे हैं? 2014 की। जब मैं जेल से निकला उसके बाद का बात बता रहा हूँ। फ़ोटो तो मैं समझ गया कि मुझे धोखा मिल गया। और जब मैं जेल में ही था तभी गवाही वो दी थी, जो कि मैं मेरे गांव के जो मेन आदमी का नाम ली थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो उन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसने प्रीति ने नाम लिया था? नाम लिया था। प्रीति को कैसे पता था वो नाम ले ली? उसके पिताजी को पता था। उसके पिताजी यहाँ आके मेरे दादाजी के बारे में बोले थे कि चंडेश्वर झा बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसको यहाँ पे मार पीट के भगाया गया है। तो जगतपति चौधरी एंड टीम द्वारा सिखा करके नाम डलवाया गया? नाम, हाँ, सब कुछ करवाया गया था। जो प्रशांत को बात भी होता है था फैमिली से, और उसके गांव के 3-4 आदमी को, मुख्य आदमी को पता था, जो कि किसी को कुछ नहीं पता था। इस मामले में किसी को कुछ नहीं पता था। जब 2014 में आपने फेसबुक आईडी पे ढूंढने की कोशिश की प्रीति को, तो आपने फोटो देखी, तो उस समय प्रीति पुनः प्रेम प्रसंग में थी या शादी हो गया था? पुनः प्रेम प्रसंग में थी। मैं देखा कुछ भी नहीं, जो होता है एक शादी का जो रस्म होता है, जो चूड़ी वगैरह पहनना, वो कुछ नहीं। जैसे मुझे लगा कि पुनः वो प्रेम प्रसंग में आ चुकी है, मैं वहाँ से बैक हो गया। मैं बोला कि कोई बात नहीं, चलो, जो भगवान करते हैं वो अच्छाई के लिए करते हैं। अगर आज मैं सत्य था तो सत्य का वही विजय हुआ, जो मुझे आज मधुबनी न्यायिक जांच आयोग, गोलीकांड न्यायिक जांच आयोग मेरी फैमिली को बरी कर दिया। और मैं ये भी मुझे भरोसा है कि मेरे फैमिली पे अभी भी 7 केस है, और मेरे गांव के जितने भी 11 आदमी हैं रेस्ट, उन पे भी 3-4 केस है। मुझे अभी भी भरोसा है, पूरे ज़िला में बोल रहा हूँ, मुझे अभी भी भरोसा है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, सत्य जीतेगा। प्रशांत, इतना बड़ा कांड हुआ, आपने सारी बातों को बताया है, लगभग में सारे विषयों पे हम लोगों ने विस्तार से बात किया है। अगर हम संक्षेप में बात करें अगर, तो गलती कहाँ हुई थी? सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था? अगर इस मामले में अगर हम माने तो सबसे बड़ी गलती क्या थी? आपका प्यार करना या संवादहीनता? आपको सबसे बड़ी गलती थी मेरा प्यार करना उससे। सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उसे प्यार कर लिया। मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि वो करप्ट थी। मैं अभी भी आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि जगतपति चौधरी खुद करप्ट, उसका हर एक फैमिली में हर एक मेंबर करप्ट है। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत किया, उससे प्यार करके मैं गलत किया, उसका मैं अंजाम भुगत लिया। मैं यही मैं संक्षेप में मैं बता दिया। आपके गांव के बहुत सारे लोग, बताया जाता है कि उस समय जब केस हुआ था तो कई महीने कई सालों तक घर पे नहीं रहते थे, नहीं सोते थे। पुलिस मधुबनी में लॉज वगैरह से स्टूडेंट्स को उठा करके मारपीट कर रही थी। तो आप जब कोर्ट में अब सुनवाई चल रहा था तो इन सब सारी बातों का भी जिक्र होगा ही। और ये भी बताया जाता है कि एक लिंक ये भी जोड़ा गया कि कहीं से इसका ऐसा कनेक्शन भी है कि पाकिस्तान का कैदी भगाया गया उस मामले में। तो इस कांड का कहीं से वो भी जुड़ाव हो सकता है। तो जब सुनवाई चल रही थी, इस सब चीज़ का क्या सच्चाई है?
इस सब चीज़ का कोई सच्चाई नहीं था। आप एक बात बताओ, उसमें से आप किसको पता था कि वो पाकिस्तान का कैदी है? वो पाकिस्तानी कैदी है, उसके क्या माथे पे लिखा हुआ था क्या? पुलिस लिख दिया था क्या? जब कोर्ट लेके आया था तो क्या उसके लोगो लगे हुए थे उसके कपड़े पे क्या कि ये पाकिस्तानी कैदी है? जो कैदी भागे, जो लोकल कैदी भागे, वो रिटर्न आ गए। 2 दिन के बाद रिटर्न जेल आ गए, घर पे घूम के जेल रिटर्न आ गए। वो अपना पाकिस्तानी था, वो चला गया। सामान्य घटना थी। सामान्य घटना थी। जब आप जेल से छूट करके आए तो आप अपने दोस्तों से मिले होंगे, परिवार वालों से मिले होंगे, क्या रिएक्शन था? क्या रिएक्शन था? यही सब मुझे अपने आप पे गिल्टी महसूस हो रहा था, जो मैं एक मोहरा बन गया। मैं एक मोहरा बन गया। हासिल तो मुझे कुछ नहीं हो पाया, मैं एक मोहरा बन गया। यही रिएक्शन था। मुझे गिल्टी फील हो रही थी। मैं घर से निकल नहीं रहा था। मैं लगभग 6th मंथ, मेरे काफ़ी मित्र मिलने के लिए मेरे घर पे आए। मैं कहीं बाहर नहीं, सबको मैं घर पे बुलाता था मैं, लेकिन बाहर कहीं नहीं निकलता था। रिश्तेदारों के पास आने जाना बंद हो गया होगा? सब जगह मुझे आना जाना, मुझे गिल्टी महसूस हो रहा था कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे जाऊं, मैं किस मुंह से जाऊं, किस मुंह से उन लोगों के पास जाऊं। प्रशांत, माइनर एज में कहा जाता है कि सबसे प्रेम प्रसंग दोस्ती होती है, पहले दोस्ती के बाद लोग प्रेम प्रसंग में उसे तब्दील कर देते हैं, और वही आपके साथ भी हुआ। उसी तरह की घटना हुई। बचकानी हरकत कही जा सकती है, बच्चों वाली उम्र थी, उसमें आपके साथ ये घटना घटी। और मोबाइल आपके पास था, मोबाइल आप इस्तेमाल करते थे, तो कहा जाता है कि आज के समय में बच्चों को मोबाइल देना नहीं चाहिए। मानते हैं? ये चीज़ मानते हैं। मोबाइल फैक्टर है। फैक्टर है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं रहता तो शायद ये घटना नहीं होती। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि आपके पास मोबाइल मिला तो आपके परिजनों ने आपको मोबाइल प्रोवाइड किया होगा। मेरे परिजनों ने मुझे एक सिंपल सेट प्रोवाइड किया था, नहीं कि कोई एक कैमरा वाला मोबाइल। उस टाइम तो एंड्रॉयड तो आया भी नहीं था। एंड्रॉयड तो आया भी नहीं था उस टाइम। मुझे एक सिंपल सेट, जो जो एक होता है, जो फैमिली को होता है, जो मैं ट्यूशन पढ़ता था, जाके कहीं कोचिंग पढ़ता था, तो कहीं लेट हो जाए तो एक होता है ना कि कहाँ हो, इसलिए मुझे मोबाइल प्रोवाइड किया गया था। सबसे पहले अगर बड़ा नाम में लिया जाए तो सबसे पहले शकील अहमद पहुंचे हुए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस। उन्होंने आके बोला कि न्याय मिलेगा और प्रशांत और निशांत दोनों को न्याय मिलेगा। उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि उस टाइम के विधायक, शायद से वो वहाँ अलीनगर के विधायक थे, वो भी पहुंचे। वो भी बोले कि नहीं, यही उनका भी स्टेटमेंट था कि प्रशांत और निशांत के फैमिली को न्याय मिलेगा। जो भी आया, जो भी, चाहे वो विनोद नारायण झा हो, भावना झा हो, जितना नेता हो, सब यही बोले कि प्रशांत के फैमिली को न्याय मिलेगा। लेकिन कुछ न्याय सब वही कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ और मेरे फैमिली को वही जांच आयोग ने न्याय दिया और वही न्याय के मैं अभी भी वही कानून पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, जो मेरे फैमिली को भी न्याय मिलेगा। और जितने इस मधुबनी जिला में जितने भी व्यक्ति फंसे हुए हैं इस मधुबनी कांड के केस में, मैं आशा करता हूं कि सबको न्याय मिलेगा। मैं यही कामना करता हूं ईश्वर से कि सबको न्याय मिले। आपकी घटना में निशांत नाम का आपने जिक्र किया है, तो मुझे याद आ रहा है, निशांत नाम का एक युवक की भी मौत हुई। हाँ, उसके परिजन उसके परिजन, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, निशांत को सीधे डीएसपी ने सीधे कॉलर पकड़ के, ऐसे कॉलर पकड़ के, वो एक पढ़ने वाला लड़का 11th में पढ़ रहा था, कोचिंग करके जा रहा था,
उसको कोई दूसरा आदमी डीएसपी का कपार सर्फ हो रहा है, उसने उसका गुस्सा उस पर उतार के सीधे उसको कॉलर पकड़ के इधर पिस्टल सटाया और इधर से गोली निकाल दी। क्या यही नहीं है? क्या यही नहीं है? और उसके बाद उसके दादाजी को बहुत लोग कहने गए जो प्रशांत के कारण ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसके दादाजी के मैं अभी भी मैं उस फैमिली का मैं बहुत बड़ा मैं ये हूँ, बहुत बड़ा जो कहता है जो कर्जदार, वो मैं कर्जदार हूँ, बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। और जिस दिन मैं उस स्टेज पे जाऊंगा तो मैं निश्चित मैं निशांत की माँ से मिलूंगा और बोलूंगा कि हाँ, अगर निशांत चला गया तो प्रशांत आपका बेटा अभी जिंदा है। और निशांत के दादाजी ये भी बोले कि प्रशांत के फैमिली का क्या गलती और प्रशांत का क्या गलती। गलती तो उस प्रशासन का है जिसने लाश नहीं दिया। अगर लाश दे दिया होता तो आज इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के डेट में हर एक युवा को कहना चाहता हूं कि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम करो तो अपने काबिल हो के प्रेम करो और उस शख्सियत से प्रेम करो जो तुम्हारे लायक है और तुम्हारे काम आए। यही चीज मैं हर एक युवा से मैं अपील करना चाहता हूँ। प्रशांत, इस घटना में करीब 3 लोग मारे गए। हाँ। आप तीनों के परिजन से मिले? मैं तीनों के परिजन से तो मैं नहीं मिला हूँ, मैं तो एक ही के परिजन से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं तीनों के परिजन से मैं मिलूंगा, निश्चित मिलूंगा। मैं क्यों नहीं मिलूंगा, क्योंकि मुझे मिलना मेरा फर्ज बनता है। कितनी जल्दी याद आती है? मुझे नहीं क्यों याद आएगी? आपकी जिंदगी वाली जिंदगी खराब कर दी वो मेरा क्यों याद आएगा? मेरा ही नहीं, पूरे होल मधुबनी जिला का जिंदगी खराब कर दी वो। मोरा कौन बना? प्रशांत झा। अगर हाँ आज वो मेरे साथ रहती, आज फक्र के साथ मैं भी बोलता कि चलो ठीक है जितना कुछ भी हुआ, लेकिन वो भी मेरे साथ है, इसलिए उसके बारे में मैं ना नाम सुनना चाहता हूँ, ना उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, ना उसका कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ। प्रशांत अभी प्रेम में मैं नहीं। लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज? अब आगे देखिए क्या होगा। शादी करेंगे। प्रशांत, सवाल आपसे लेंगे। आप पर घटना को लेकर के गाना भी बना, इसमें दिल्ली मधुबनी जिला शायद वो गायक की गिरफ्तारी भी हुई। हाँ, तो गिरफ्तारी गायक से आपको मुलाकात बात? कुछ भी नहीं, मैं जेल में था तो सुना जो उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, उसको शायद से स्टेशन पे मारपीट भी हुआ और वो शायद से अपने ही बेनीपट्टी प्रखंड का ही था। और आपको फिल्म भी बनाई गई थी, मैथिली फिल्म बनाई गई, लेकिन उसमें भी कहानी में छेड़छाड़ किया गया। कहानी में बहुत छेड़छाड़ किया गया, बहुत ज्यादा। आपसे बात किया गया था? कोई किसी से नहीं बात किया गया था। मीडिया में रिपोर्ट आई तो वो उसके आधार पे हाँ वो कहानी बन गई। ये भी खबर आती है कि आने वाले समय में आपके साथ जो फिल्म प्रोडक्शन वाले बात कर रहे हैं, हाँ बन सकता है, वो सच्चाई है, वो बनेगी। जब बनेगी तो मैं फिर आपसे। अभी आपकी बात हुई? हाँ बात हुई, फर्स्ट राउंड बात हुई। हाँ फर्स्ट राउंड बात हुई। अगर आएगी तो आप लोग भी देखेंगे, सब देखेगा, पूरा बिहार में पूरा भारत देखेगा। प्रशांत उस समय 17 साल के थे, आज उनकी उम्र 25 साल है। हाँ। प्रशांत अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी बिजनेसमैन है, मेरा मेडिकल स्टोर है अरेर चौक पे, और मेरा घर अरेरुआ बेनीपट्टी प्रखंड मधुबनी जिला बेनीपट्टी प्रखंड गाँव मेरा अरेर है। अरेर मेडिकल स्टोर है मेरा, और मैं मेडिकल मेरा लास्ट ईयर फाइनल ईयर है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मैं पेपर देने वाला हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा था इसलिए डेट भी निकला है, 25 से मेरा थर्ड पेपर होने वाला है, 25 सितंबर से मैं पेपर भी दूंगा।
और आगे मैं पढ़ाई भी जारी रखूंगा और बिजनेस भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। तो ये प्रशांत थे, मधुबनी जिले का सबसे बड़ा हिंसात्मक कांड कह सकते हैं पृथ्वी प्रशांत कांड, जिसमें हमने पहले ही बताया मुख्य किरदार कहे जा सकते हैं। अगर दो किरदारों में इस घटना को अगर हम बांटेंगे तो उस घटना का एक मुख्य किरदार प्रशांत, जिन्होंने घटना को लेकर के बहुत सारी सच्चाई और अवधारणाएं जो लोगों ने बनाई, मीडिया ने बनाई, उसकी हकीकत से हमें अवगत कराया है और सारे सवालों का बेधड़क जवाब दिया है, युवाओं के नाम संदेश दिया है। आज वो 25 साल के हैं, 8 साल बाद पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष वो रखे हैं